नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में स्टूडियो में हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है और जो सबसे महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है वो है बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जो चुनाव आयोग ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूचियों का करवाने का फैसला किया है, उसके इर्द गिर्द बातचीत होगी। और जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं उनका मैं आप लोगों से परिचय भी करवाऊंगा, सुर्खियां भी बताएंगे और एक दो बहुत ज़रूरी जानकारियां हैं जो न्यूज़ लॉन्ड्री के कैंपेन से जुड़ी हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री पर जो चल रही हैं उनके बारे में। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमान हमारे साथ हृदय जोशी मौजूद हैं। स्वागत है हृदय आपका। इसके अलावा हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ रमन कृपाल हमारे साथ मौजूद। हेलो। और साथ में हमारे सहयोगी शार्दुल। हेलो। तो इस पैनल के साथ हम बातचीत करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ पटना से एक और पत्रकार उमेश रॉय जुड़ेंगे। उमेश हमें बताएंगे कि चुनाव आयोग का जो ये फैसला है उस पर बिहार में किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं और आगे क्या हालात हैं। जब हमारी बातचीत शुरू होगी कल इस पर जो कि बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। अभी कोई पुख्ता जजमेंट नहीं आया है, तो जो ऑब्जर्वेशन है उसकी रोशनी में हम थोड़ा सा बात करेंगे जब हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी। मैं एक दो जल्दी से जानकारियां दूं, तब आपके सामने जो सुर्खियां हैं वो शार्दुल रखेंगे। चर्चा इसके अलावा हफ्ता तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं एक बार फिर से पेवॉल के पीछे हैं, यानी कि अब ये सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर जो न्यूज़ लॉन्ड्री के पेड सब्सक्राइबर हैं उनको ही उपलब्ध होंगी। अगर आप चर्चा और हफ्ता और हमारे अन्य पॉडकास्ट को पसंद करते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए। यकीन मानिए आपको निराशा नहीं होगी। न्यूज़ लॉन्ड्री एक जो बहुत जनहित के और की पत्रकारिता है उसकी तरफ हमारा जो पत्रकारिता को ले जाने की कोशिश है, रिपोर्टिंग बेस्ड जो पत्रकारिता है उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश है, तो आपको पसंद आएगी ऐसे हमें उम्मीद है। हमारा एक एनएल सेना प्रोजेक्ट इस समय ई वेस्ट को लेकर चल रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है जो हमारे इर्द गिर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर ये जो नई टेक्नोलॉजी के ज़माने में टेलीविज़न से लेके लैपटॉप से लेके मोबाइल से लेके स्मार्टफोन से लेके जो तमाम उपकरण आए हैं इलेक्ट्रॉनिक के हमारे आसपास, वो किस तरह का एक अनदेखा सा कचरा हमारे इर्द गिर्द पैदा कर रहे हैं और उस कचरे का जो पर्यावरण के ऊपर असर है किस तरह से आपको प्रभावित करेगा। एक हिस्सा इसका ये है और दूसरा हिस्सा है इस कचरे के निपटाने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं, जो कानून हैं, उसमें किस तरह के घपले घोटाले और गड़बड़ियां हैं, उन सब चीज़ों को हम आपके सामने लाएंगे इस पूरी सीरीज़, इस पूरे एनएल सेना प्रोजेक्ट का। तो आप इसको ज़रूर मदद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है एनएल सेना प्रोजेक्ट हमारा। हवा का हक यानी फाइट टू ब्रीथ, ये कैंपेन अभी भी जारी है। ये कैंपेन पूरे साल जारी रहने वाला है। दिल्ली की हवा इस समय शायद आपको थोड़ा सा अच्छी लग रही होगी क्योंकि दिल्ली में थोड़ी बारिश हो रही है, अब बरसात का मौसम है, पर आमूमन दिल्ली और उत्तर भारत के किसी भी शहर को ले लीजिए, सामान्य दिनों में यहाँ की हवा सांस लेने के लिए ठीक नहीं है। हमेशा इसका जो एक्यूआई का स्तर होता है वो खतरे की सीमा में होता है, ख़राब होता है। तो इस हवा के लिए जिम्मेदार एक बुनियादी सुविधा जो है कि हवा और पानी, इस तरह की चीज़ें आखिर क्यों नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, और हवा जैसी चीज़ जो बार बार हमारे सामने हर साल समस्या बनकर आती है, उसके जिम्मेदार लोग क्यों नहीं उसको उस तरह से चिन्हित कर पाते या उसके इलाज की व्यवस्था कर पाते। इस ओर ध्यान खींचने का पूरा हमारा ध्यान है, हमारी प्रयास है इस कैंपेन के तहत, तो इसको भी मदद करें। एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो दो शहर हैं सर, दिल्ली और गुड़गांव, इनमें हवा सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और हमेशा मैं एहतियात के साथ बोल रहा हूँ, ये 10 प्रमुख शहरों में है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहरों में। 5 में है पर मैं थोड़ा केयरफुली बोल रहा हूँ। तो टॉप 5 या 10 सिटीज़ में जो वर्ल्ड के सबसे पोल्यूटेड रहते हैं उसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी बरसात होगी तो हवा साफ़ हो जाएगी। पर विडम्बना ये है कि यहाँ जब भी बारिश होती है कि दोनों शहर पूरी तरह से लबालब रहते हैं और खासकर गुड़गांव के पार हो जाता है, क्योंकि सारे जो नाम है वो अमेरिकन नेम है कॉलोनीज के। और मेरा दोस्त ऑफिशियली इसको मिलेनियम सिटी कह के प्रचारित किया जाता है। और ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ हवा का हक कैंपेन, कि हवा को साफ रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप
बारिश से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। बारिश दूसरी समस्या लेके आ रही है यहाँ पे। तो मतलब जो बता रहे हैं रविंदर, मतलब आपकी जुबान टेढ़ी हो जाएगी। गुड़गांव में ऐसी ऐसी सोसाइटीज के नाम है, वो सारी के सारी अमेरिकन जो शहरों के इतने नाम महंगे पे फ्लैट हैं, 52 करोड़ का फ्लैट। एक बार मैं एक स्टोरी कर रहा था एयर पोल्यूशन पे, और उसमें जब गुड़गांव की एक बहुत पॉश सोसाइटी में गया, शायद बात मैंने इस पे पहले ही बताई है न्यूज़ लॉन्ड्री पर, तो वहाँ पर इसको दिखावा जो है वो इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर जो मुझे इलेक्ट्रिक जो गाड़ी होती है ना, जो बैटरी ऑपरेटेड कार, वो लेने आई है दिखाने के लिए कि सोसाइटी इज ए ग्रीन सोसाइटी, बट द होल सोसाइटी वाज रनिंग ऑन जनरेटर्स। तो गुड़गांव की एक समस्या ये है कि वहाँ सारी सोसाइटीज़ के पास, ऑलमोस्ट सारी सोसाइटीज़ के पास क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सो दे आर, उनको बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो वो ज़्यादातर टाइम क्या हर समय वो पूरी की पूरी एक चीज जनरेटर में चलती है, पर दिखाने के लिए बैटरी ऑपरेटेड। हाँ, एक चीज और देखने वाली होगी कि अभी जब पानी भर रहा है तो ईवी कार चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है उस पानी में। और दूसरी चीज इलेक्ट्रोक्यूट हो रहे हैं लोग, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो पूरा अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये मेरे दिमाग में आज सुबह आया। पिछली जो बरसात थी पिछले साल की, उसमें गुड़गांव में, दिल्ली में भी हुई थी, लेकिन गुड़गांव में सबसे ज्यादा मौतें हुई थी इलेक्ट्रोलोकेशन से, यानी कि बिजली का करंट लगने से। उसके बावजूद आज फिर से यही घटना हुई। पहली दूसरी बारिश है ये दिल्ली और पहली है आज से सावन की शुरुआत है। नहीं, सावन की शुरुआत भले हो, मतलब बारिश क्योंकि उसके बावजूद इलेक्ट्रोलोकेशन हो रहा है। मई में जो था, मई में वी हैड ए मैसिव रेनी डे, जो पिछले 8 महीने का सबसे बड़ा रेनी डे था, और 1901 के बाद से रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सेकंड रेनी डे था मई के अंदर। तो हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। शार्दुल एक बार सुर्खियां बताएंगे हमारे दर्शकों को। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, उमेश रॉय हमारे साथ हैं। शार्दुल, जैसा अतुल ने आपको बताया, पहली सुर्खी बिहार से है। बिहार में मतदाता सूचियों में चुनाव आयोग की ओर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जारी है, और इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ दायर हुई याचिकाओं पर सुनवाई भी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये सुझाव ही दिया है उन्होंने, कि वो मतदाताओं की पहचान के लिए आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड भी स्वीकार करें। और आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे भी। बुधवार की सुबह गुजरात के वडोदरा जिले के गंभीरा गांव के पास एक पुल ढह गया, जिसमें मरने वालों की संख्या फिलहाल 15 तक पहुंच गई है, और पुल के टूटने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि वो इस बात की पूरी जांच करेंगे। पुल के कुछ हिस्से 40 साल तक पुराने थे, और रखरखाव ठीक से ना होना अभी तक इस हादसे की वजह बताया जा रहा है। जो रिपोर्ट्स भी आई हैं उसमें था कि 3 साल से वाइब्रेशन का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, और ये बात इसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन को बताई गई थी 3 साल पहले से प्रॉब्लम हो रही थी इसमें। और ये 7वां इंसिडेंट है गुजरात में कि ये बड़ी अजब सी लेथार्जी है कि सामने आता है। जैसे आपको याद हो, इलेक्शन से ठीक पहले जो मोरबी वाला वाकया हुआ था, मोरबी भी तो 146 लोगों की मौत हुई थी, और ऐसा ही जर्जर पुल था वो भी। और सिर्फ जर्जर पुल भी गिर रहे हैं, और कई बार आप देखेंगे पुल उद्घाटन से पहले गिर जा रहे हैं। और अभी तो बहुत बढ़िया एक खबर इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, एंकर था, मध्य प्रदेश में एक ब्रिज बनाया गया है जो 90 डिग्री एल शेप, हाँ वो 90 डिग्री पे, मतलब कि बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन वो ब्रिज अगर आप देखेंगे वो मार्वल है इंजीनियरिंग। मतलब कि उसको सबसे बड़ा मूर्ख ऑफ द वर्ल्ड जो उसने डिजाइन किया होगा। अगर आप भोपाल शहर गए हो तो वो एमपी नगर से आगे जाके दूसरा जो मेट्रो बन रही थी वहां पे बनाया है। वो आप सीधे जाएंगे और फिर ऐसे नहीं, वो अपने आप में बहुत एक्सीडेंट प्रोन है वो डिजाइन। इमीडिएट आप 90 डिग्री पे मर के जंप कर सकते हैं। एक्सीडेंट होगा ही होगा। हम जब इतने सालों से कार चला रहे हैं हमको पता है वो तो बिल्कुल बेकार है। मतलब 90 डिग्री एंगल का पुल। ख्याल उत्तर प्रदेश में एक तथाकथित बाबा स्वामी यशवीर महाराज कांवड़ यात्रा के रास्तों में गैर सनातनियों को साफ करने के अभियान पर निकला हुआ। ये बाबा, मुझे उन्हें निकले हुए कहने का भी मन नहीं किया। और इस अभियान में वो दुकानों पर छापे मार रहे हैं और दुकानदारों को, मालिकों को परेशान कर रहे हैं। टेलीग्राफ की खबर के अनुसार वो उत्तर प्रदेश का जो फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग है उसके QR कोड का इस्तेमाल दुकानदारों की पहचान करने के लिए कर रहे हैं। और इस आदमी को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पुलिस सुरक्षा भी मिली हुई है। तो ये भी अपना विचित्र लोग हैं। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने इस हफ्ते गुरुवार को रिपोर्ट किया कि बांग्लादेश के
इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ 2 अन्य लोगों पर जुलाई 2024 के प्रदर्शनों के दौरान कथित रूप से मानवता के खिलाफ अपराध करने के लिए आरोप उन्होंने इस ट्राइब्यूनल में दाखिल कर दिए हैं। मामले की सुनवाई होगी और जिन श्रोताओं को पता ना हो या याद ना हो, शेख हसीना अभी भी हिंदुस्तान में ही हैं। वो वहाँ से भागकर वहाँ पर आ गई थी। बांग्लादेश लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। बुधवार को एनआईए ने 26 नवंबर 2011 को मुंबई के आतंकी हमले के आरोप में तहव्वुर राणा के खिलाफ पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी और तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद 10 अप्रैल को भारत लाया गया था। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य ने राज्य में पार्टी का पद लेने के कुछ ही दिन बाद मुस्लिम समाज की ओर से राजनीतिक सहानुभूति और उसमें अपनी पहुंच बनाने के लिए यह आरोप लगाया कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा में 90% तक मौतें मुसलमानों की हुई थी और इनमें भी अधिकतर मौतें मुसलमानों के आपसी झगड़ों में हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये तस्वीर बाकी किसी भी राज्य से अलग है। उन्होंने गुजरात, उत्तर प्रदेश का नाम भी लिया और प्रदेश सरकार पर उन्होंने इसका आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की। मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि उन्होंने भारत सरकार के कहने पर 2355 खातों को ब्लॉक किया था, जिसमें से न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स का खाता भी था, जो अभी फिलहाल में बीच में ब्लॉक हो गया था। इसके जवाब में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई भी नया आदेश जारी नहीं किया था और उनकी मंशा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या बड़ी समाचार एजेंसी को ब्लॉक करने की नहीं थी। इस साल ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मामला है। इसमें रॉयटर ने भी कहा था कि सरकार की तरफ से उसके बाद नोटिस के बाद ये ब्लॉक हुआ, आदेश के बाद। एक्स ने भी कहा कि सरकार ने जिसको कहा था उसको ब्लॉक किया और सरकार इससे इनकार कर रही है। तो ये अपने आप में एक किस्म का बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि ऐसे हो नहीं सकता कि बिना किसी उसके अगर ब्लॉक हुआ है तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और उसमें उसके ज़माने में आप इस्टेब्लिश ना कर पाए कि हो क्या, अंधेरे में तो हो नहीं सकता ये। मजे की बात यह कि इस बार सरकार मना कर रही है, नहीं तो आमतौर पे ये सरकार तो खुल के इस चीज़ की जिम्मेदारी ले लेती है कि हाँ हमने कहा था, इस वजह से कहा था। इस हफ्ते पुणे जिले के कुछ गांवों से खबर आई कि वहां के अनेक मुसलमान बाशिंदों को धमकियां दी जा रही हैं और प्रताड़ित किया जा रहा है और इस वजह से वो गांव के गांव छोड़कर भाग रहे हैं लोग। इस पर न्यूज़ लॉन्ड्री ने भी रिपोर्ट किया, हमारे साथी प्रतीक ने रिपोर्ट की है उस पर, और हमने भी पाया और अन्य समाचार एजेंसियों ने भी खबर दी कि मुसलमानों के स्वामित्व वाले व्यवसायों और उन आमजन को इरादतन निशाना बनाया जा रहा है जानबूझकर, और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि उनके धंधे बंद हों और वो वहाँ से चले जाएं और उनके काम ना चलें। और ये बहुत ही विचलित कर देने वाली खबर है। जबकि अगर अब बात करें तो एमएनएस के थप्पड़ कांड की ज़्यादा खबरें रहीं बजाय इतनी गंभीर बात के महाराष्ट्र से। इस हफ्ते बुधवार को रूस ने लड़ाई की शुरुआत के बाद के 3 सालों में यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला भी किया। ये जानकारी यूक्रेन की वायुसेना की तरफ से जारी की गई थी और उन्होंने बताया कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर 13 मिसाइलें और 728 डीकॉय और हमलावर ड्रोन भेजे। ये जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने कहा कि ये 3 साल में सबसे बड़ा ड्रोन हमला है यूक्रेन के ऊपर, और ये रशिया ने तब किया है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से उनकी लगातार आलोचना हो रही है, लेकिन रूस ने कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी सुर्खी अमेरिका से है। इस हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से धमकी दी है और कहा है कि वो 1 अगस्त से ब्रिक्स देशों पर, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और अब तो साउथ अफ्रीका भी है, ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। साथ ही उन्होंने चीन पर भी अतिरिक्त 15% कर लगाने की बात फिर से की और इसका असर दुनिया भर के बाजारों में दिखा और वो गिरे। आज एक खबर मैंने देखी अभी रिसेंटली, अबाउट 1 घंटा पहले, कि अमेरिकन पार्लियामेंट में, सेनेट में, कहाँ पे किसी ने बिल मूव किया है जिसमें कहा है कि इन्वोक करें वो जो रशिया से जो ऑयल खरीद रहे हैं ना, उन कंट्रीज के ऊपर सारे जो टैक्स है वो 500%। हाँ 500%, क्योंकि ना क्या मतलब उसमें चाइना और इंडिया फिगर करता है
कि रशिया से, क्योंकि रशिया के ऊपर वो इम्पोज कर रखे हैं ना सैंक्शंस। इसमें इंडिया की पोजीशन बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक हो गई। जैसे अभी ब्रिक्स के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स में जो लोग हैं मतलब डॉलर को कमजोर करने वाले, हाँ, वो अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उनको 20% या समथिंग दे विल वांट टैरिफ ऑन देम, उन पे टैरिफ लगाएंगे। और उसके बाद अब कई लोग ये भी कहने लगे कि भारत के लिए आरोप लगा रहे हैं कि भारत ब्रिक्स के भीतर बैठा है, वो ट्रोजन हॉर्स है अमेरिका का, और ये, और भारत की समस्या ये है कि भारत को क्वाड में भी जाना है बैठने के लिए। तो दिस इज समथिंग आज बहुत अच्छा इस पर एक्सप्रेस ने काउंटर पॉइंट पब्लिश किया है कि एक वो ब्रिक्स के फेवर में और एक ब्रिक्स के काउंटर में, कि ब्रिक्स में रहना और नहीं रहना दोनों के आज काउंटर पॉइंट बड़ा अच्छा है। कल इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर एडिटोरियल भी लिखा था और उसका सार एक तरह से ये था कि ब्रिक्स हमारा कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है, ब्रिक्स की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें उल्टे हो रही हैं, क्योंकि आ सकता है। हाँ, और उसका एक पॉइंट ये था क्योंकि ब्रिक्स आज की तारीख में चाइनीज हेजेमनी का शिकार हो गया है, तो उसमें किसी और को कुछ करने के लिए नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, पर आप देखिए अमेरिका का ये पूरा एक तरह से कॉलोनियल माइंडसेट ही है, वो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म है ये, कि आप उनके खिलाफ हैं तो वही पुरानी 200 साल पुरानी हथकंडे अपनाएंगे कि वो जो भी उनसे नहीं ले रहा। भाई जब ब्रिटेन आया था तो उन्होंने चीन पे सबसे पहले ओपियम ट्रेड में यही तो किया था कि आप हमसे नहीं खरीद रहे तो हम आपको पीनलाइज करेंगे, और अभी भी वो अमेरिका यही करना चाह रहा है। और दूसरी बात, चाइना ये भी समझता है ना कि जो क्वाड है वो उसके खिलाफ ही खड़ा किया गया साउथ चाइना सी के लिए, तो भारत की पोजीशन इसलिए भी वहां पर थोड़ा कमजोर होती है ब्रिक्स में। और चाइना समझता है कि इंडिया को अगर वहां है तो फिर यहाँ क्यों है, और यहाँ है तो फिर वहां क्यों। ठीक, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमें थोड़ी मुश्किल दे रही है। बाकी की जल्दी तो ये सुर्खियां थी। एक मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था बस जल्दी से, ईडी ने जो दक्षिण भारत के एक बड़े स्टार अभिनेता है प्रकाश राज और राणा दगवती, इनके अलावा 27 अन्य लोगों को खिलाफ एक केस दर्ज किया है ऑनलाइन बेटिंग के मामले में। ये मामला अभी सामने आया है, देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे और हमारी बातचीत का जो पहला हिस्सा है वो है चुनाव आयोग का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है मतदाता सूचियों का बिहार में, उससे जुड़ा है। और कल इस मामले में जो सुनवाई हुई है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने ऑब्जर्वेशन में अब तक कहा है उसमें ये कहा है कि एक तो आप जो आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, राशन कार्ड है, इन 3 दस्तावेजों को भी उन 11 दस्तावेजों के अलावा शामिल करने की कोशिश कीजिए जो कि ऑलरेडी चुनाव आयोग ने दे रखे हैं। क्योंकि एक बड़ी चिंता जो विपक्ष जो कोर्ट गया था, जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए थे, उनकी ये थी कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स जिस लोगों के पास, बिहारियों के पास हैं, उसमें करीब 88% लोग ऐसे हैं, 87-88% लोग जिनके पास आधार कार्ड है, और आपने वही एक्सक्लूड कर दिया। इसका दूसरा पहलू ये है कि पहले मैं सुप्रीम कोर्ट की ही बात करूं तो एक तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरा ये कहा कि अगर आप इन तीनों को नहीं शामिल करते हैं तो आप लिखित में बताएं इसके कारण हमें। और ये 21 तारीख तक उनको सारे हलफनामे देने हैं चुनाव आयोग को, और 28 को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। तीसरा, कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि ये उस जिरह के ऊपर कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि आप इस मामले को अभी खारिज कर दीजिए, इस पर सुनवाई मत कीजिए। जब चुनाव आयोग इन सूचियों को तैयार कर लेगा, ये पूरी प्रक्रिया तैयार हो जाएगी, उसके बाद आप इसमें इंटरवीन कीजिएगा। तब कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आम आदमी की, इस देश के वोटरों का, मतदाता का मसला है, और वो इस देश के लोकतंत्र से जुड़ता है, जो कि सबसे बेसिक फंडामेंटल संवैधानिक अधिकार है। इसलिए हम इस पर सुनवाई तो करेंगे, हम इसको खारिज नहीं कर सकते। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें थी जो कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आई। अब दस्तावेजों की जो बात है उसमें यह है कि बिहार देश के सबसे ज्यादा डाटा और डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट में शामिल है। वहाँ पर जो सूची दी है सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने, कि आप ये दे सकते हो, उसमें पासपोर्ट भी है, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट भी है, उसमें और भी उन तमाम चीज़ों में कि जो कुछ जो पेनिट्रेशन है, जो रीच आउट है, वो मुश्किल से मुश्किल, जैसे पासपोर्ट वहाँ पर 2% से 2.5% लोगों के बीच पास है। बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो करीब 14% लोगों के पास है। यही स्थिति उसकी है, कास्ट सर्टिफिकेट की है। तो एक डाटा डेफिशिएंट स्टेट में उन्होंने जो सबसे ज्यादा जिस डॉक्यूमेंट का वो पेनिट्रेशन था उसको हटा दिया। तो एक बड़ी चिंता ये सामने आई, जो जिसकी वजह से ये मामला कोर्ट में गया, कि करीब 2 करोड़ से 2.5 करोड़ से 3.25 करोड़ लोग इस पूरी प्रक्रिया में बाहर हो सकते हैं चुनाव आयोग से।
तो ये समस्या का अब तक का हिस्सा है देश। और रमन सर, मैं चाहूँगा पहला पॉइंट कि चुनाव आयोग के इस फैसले को के पीछे किस नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि विपक्ष का एक ये भी कहना था इसमें कि समय बहुत कम दिया गया है, और जाहिर सी बात है इतने कम समय में इतनी व्यापक पैमाने पर वो नहीं हो सकती, क्योंकि 2003 में भी जब हुआ था तब एक समय दिया गया था, 6 से साल भर में हुआ था। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतना इस बार जो हो रहा है उसमें प्रूफ करने का जो बर्डन है वो मतदाता के ऊपर डाल दिया गया है। पिछली बार ये था कि मतदाता खुद से आए, स्वेच्छा से आए और अपने को वो दे और उससे संबंधित कोई भी एक प्रमाण पत्र दे और वो अपने को शामिल करे, तो वो बर्डन जो था वो स्टेट के ऊपर था। अब वो एकदम उलट गया, तो ये मेजर चिंताएं हैं। मेरे हिसाब से 3-4 चीज़ें इसमें हैं। एक तो जैसे आपने अभी बोला टाइमिंग, आपने टाइम कम देने की भी बात नहीं है। इलेक्शन ड्यू है बिहार में, ठीक है, अगले 4-5 महीने में, हाँ, नवंबर में इलेक्शन है, और आप उससे पहले स्पेशल इंटेंसिव आप ड्राइव करते हैं, जिसका आप मुश्किल से 1 महीना दिया है। 25 जुलाई तक आपको सबमिट करना है और 1 अगस्त तक लिस्ट भी आ जाएगी। तो इस पैमाने पे, और स्पेशली एक ऐसे स्टेट में यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि वो कंप्यूटर लिटरेसी कितनी है लोगों के बीच में, इतनी जल्दी आप सारे कैसे काम करेंगे ये पता नहीं। तो टाइमिंग जो है वो सबसे गड़बड़ है कि इस टाइम पे आप करिए, जैसे आपने पहले भी किया है स्पेशल इंटेंसिव, आप करिए, लेकिन आप इलेक्शन की बात करिए। और आपने कोई रीज़न भी नहीं दिया है। कोई रीज़न दें, क्योंकि आपने तो 2025 में रिवाइज करके, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम तो बिल्कुल रोबस्ट तरीके से सब कुछ तैयार हो गया है। अचानक आप एकदम से आते हैं और आप कहते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव करना है, तो आप उसका रीज़न नहीं दे रहे, ठीक है। ऐसे ही जैसे उसके बाद जैसे आपने बताया कि दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और जो सुप्रीम कोर्ट भी एड्रेस करेगा, वो है कि क्या इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड कर सकता है कि आप सिटीजन इस कंट्री के हैं कि नहीं है? ये भी तो ये सबसे बड़ा, तो इसी के पास ये पावर है क्या? नहीं है। तो वो ये क्वेश्चन को भी एड्रेस करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो बिकॉज इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली ये ईसी का जो मंशा दिख रही है स्पेशल इंटेंसिव करने के लिए, वो ये मंशा दिख रही है कि भाई ये काफ़ी लोग जो सिटीजन नहीं है वो एज वोटर्स अंदर आ चुके हैं, इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, तो उनको हटाना बहुत जरूरी है। तो आप थोड़ा ना डिसाइड करेंगे कि सिटीजन कौन है, सिटीजन नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि वो होम मिनिस्ट्री ने करना है। हाँ, तो वो उस पर बहस होगी, क्योंकि वो बहस सिटीजनशिप वाले में जा रही है और वो प्रेरोगेटिव है नहीं इलेक्शन कमीशन का, वहां पर अटक रहा है मामला। हाँ। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये कि जो कोर्ट ने कल ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कोर्ट ने कोई भी इलेक्शन कमीशन पे ऐसी आक्षेप नहीं किया, नहीं, उस पर कोई नकेल जिसे कह सकते हैं या कुछ उसको टाइट नहीं किया है। राइट। उन्होंने बल्कि बार बार ये कहा है, आधार कार्ड और एपिक कार्ड और राशन कार्ड के लिए जो कहा है, इट इज अप टू यू, यानी अभी उन्होंने पूरी जो छूट दी हुई है इलेक्शन कमीशन को, तुम डिसाइड करो, हमें रीजन बता दो। तो इससे एक समस्या इसमें रमन सर, इसमें एक जो टेक्निकलिटी ये है कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाता है किसी जगह पर, किसी भूखंड में, जैसे यहाँ पर बिहार राज्य है, उस नोटिफिकेशन के जारी होने के साथ इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा जब तक कि चुनावी प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। अगर किसी आदमी को लगता है कुछ गड़बड़ी हुई है, देन वो जा सकता है कोर्ट में और कोर्ट उसके बाद फैसला करके अगर कोई चुनाव गलत हुआ है तो उसको रद्द कर सकता है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है यहां पर कि इतने जो बात की जा रही है नागरिकता की, जिसका जिक्र आपने भी किया, अभी की उसमें तो कोर्ट ने कुछ नहीं कहा नागरिकता के बारे में, लेकिन ये सवाल जरूर उठेगा और उठ रहा है कि नागरिकता का कोई प्रपत्र या कोई दस्तावेज जो प्रपत्र है, ऐसा कागज सरकार ने आज तक किसी को नहीं दिया। इवन असम में जहां एनआरसी हुआ, जो पूरी नागरिकता को लेकर था, उसके बाद वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आज तक वहां कोई कागज आपको नहीं दिया है नागरिकता का, जो लोग माने गए नागरिक। तो ये आधार कार्ड में पहले से ये लिखा हुआ है, जो आपने कहा ना कि बाद में क्या ये रीजन देंगे कोर्ट को, तो साफ तौर पर लगता है अगर इलेक्शन कमीशन अगर है इसमें बहुत बड़ा नहीं मानता वोटर आईडी को, आधार कार्ड को, तो वो जाके यही कह सकता है वहां पर कि भैया ये तो
आधार कार्ड में लिखा है कि ये पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं है। अभी समय होगा क्योंकि हमारा और गेस्ट हैं शार्दुल और वगैरह, आप लोग बोलेंगे। मैं इसमें आधार की निरर्थकता पे बात करूंगा, जिसको लेके इतना बड़ा, क्योंकि आधार का मामला बहुत शुरू से आधार पे हमें बात करनी है, क्योंकि आधार बहुत मैं तो सब समस्याओं के इलाज के तौर पर प्रचारित करके लाया गया है इस देश में, इसलिए उसको हम जरूर बात करेंगे। इस इशू में 3 चीज एक साथ आ रही हैं, पर पहले उमेश से बात कर लेते हैं। उमेश, क्या बिहार में किस तरह की चिंताएं लोगों के अंदर दिख रही हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? राजनीतिक दल की तो प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं, मैं थोड़ा आम आदमी के नजरिए से समझना चाह रहा हूँ। कई 5-6 गांवों का दौरा कर चुका हूँ इसको लेके। तो गांव में क्या है कि बहुत मतलब जो हलचल वो मतलब दिल्ली के स्टूडियो में दिखता है, उस तरह का हलचल तो अभी गाँव में नहीं है। लोग बहुत कूल हैं, उनको लगता है कि भाई आधार कार्ड हमारे पास है तो उससे हो जाएगा। उनको ये नहीं पता है कि 11 दस्तावेज जो हैं उनमें से कोई एक दिन है आधार कार्ड मान्य नहीं है। ये लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। सबको लगता है हमारे पास तो आधार कार्ड है। दिलचस्प बात यह कि BLO भी यही कह रहे हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई हमको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आप वो जो इनोमिनेशन फॉर्म है उस पर खाली फोटो चिपका दीजिए, साइन कर दीजिए। फोटो ही मत चिपकाइए, बस साइन कर दीजिए, बाकी फॉर्म हमको दे दीजिए, हम खुद भर लेंगे। और वो BLO डॉक्यूमेंट भी नहीं मांग रहा है उनसे, और लोग भी निश्चिंत हैं। जब हम कई जगह गए हैं, जब आज भी मैं एक मूसर टोली से आया हूँ, वहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि फॉर्म क्यों लिया जा रहा है। एक महिला से मैंने पूछा कि भाई ये फॉर्म क्यों लिया जा रहा है, तो कह रहे हमको लग रहा है कि जो जनगणना हो रहा है। तो हमने कहा नहीं, ये वोटर लिस्ट का है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट नहीं देंगी तो आपका नाम कट सकता है। तो उनका कहना था कि डॉक्यूमेंट क्या देना होगा, हमसे तो कोई डॉक्यूमेंट BLO ने मांगा नहीं। जब मैंने BLO से बात की तो BLO ने कहा नहीं सर, अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, हम लोग सिर्फ आधार का नंबर फॉर्म भर दे रहे हैं। क्योंकि आधार का एक विकल्प दिया हुआ है, जब वो देखेंगे इनोमिनेशन फॉर्म तो उसमें है कि जो आधार नंबर और ब्रैकेट में वैकल्पिक लिखा हुआ है, तो वो आधार नंबर वहाँ पे डाल दे रहे हैं, आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दे रहे हैं, उनका फॉर्म खुद भर ले रहे हैं BLO, और फिर वो चली जा रही हैं। तो ये कुल मिला के दिख रहा है। पर वो पैनिक नहीं है लोगों में। लोगों को लगता है कि भाई आधार कार्ड हमारे पास है, एट द एंड ऑफ द डे हमारा वोटर लिस्ट में नाम रह जाएगा। तो ये चीज गांव में जो दिख रही है मुझे, जो जहां तक मैं जा सका हूँ। ठीक बात। तो ये एक चीज हुई, और कल हमने परसों देखा कि वहां पर विपक्ष ने एक बड़ी रैली पटना में की। उस रैली के बाद किसी तरह की बातचीत, या जो कल सुप्रीम कोर्ट के में सुनवाई हुई उसके बाद किसी तरह की का आम लोगों के बीच में चर्चा हल्ला कुछ हुआ? हाँ, चर्चा है थोड़ी बहुत। जो बहुत सोशल मीडिया देखते हैं या न्यूज कंज्यूम करते हैं, उनके बीच 2-4 लोगों के बीच मैंने ये चर्चा देखी। लोग ये कह रहे हैं, अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि आप कंसीडर करिए कि आधार कार्ड मान्य हो। अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि भाई आधार तो अब मान्य है ही। तो मैंने जब उनसे कहा कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप कंसीडर करिए इसको। तो उन्होंने कहा ऐसा है क्या? हमको तो लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं आधार कार्ड तो मान्य है। तो ये भी चर्चा है लोगों के बीच में। बट एक जो बहुत सब जगह जो सभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई आधार कार्ड हमारे पास है, मतलब हमारा कुछ नहीं होने वाला है। और BLO भी नहीं बता रहे हैं उनको कि भाई आधार कार्ड के से नहीं होगा, आपको अलग 11 दस्तावेजों में से कोई एक देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि BLO तक नहीं बता रहा है। अब इससे क्या होगा कि जब फॉर्म जब जमा हो जाएंगे, अभी तो 66% जैसा इलेक्शन कमीशन बता रहे कि फॉर्म जमा हो गए हैं। अब उसमें जब ये फिर वेरिफिकेशन होगा, तब नोटिस आएगा, तब असली जो है सो हौच पौच वाली स्थिति आए, बहुत भगदड़ वाली स्थिति शुरू होगी, जब लोगों के पास नोटिस आएगा कि आप डॉक्यूमेंट दीजिए। क्योंकि BLO किसी से भी डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा, बस कह रहा फॉर्म आप भर दीजिए और बस मुझे दे दीजिए, बस इतना ही हो रहा है। आपकी जानकारी के मुताबिक अब तक 66% फॉर्म वापस आ चुके हैं भर के? नहीं, हाँ, जमा हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन जो आपको 10 जुलाई को जो ये प्रेस रिलीज डाला है, उसमें कहा है कि जो 66.1% जो फॉर्म है वो भर के जमा किए जा चुके हैं। ओके, 67, ठीक है, 67%। आप 67 बता। उमेश जी, मैं एक बात आपसे पूछ रहा था कि ये जो आपने बात कही कि लोगों में बड़ा इत्मीनान है, उन्हें लगता है कि उनके पास आधार है, थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ रहा हूँ कि जब ये बात पहले उठा था बवंडर और मीडिया में काफी हल्ला हुआ, यूट्यूब के कई पत्रकारों ने इसको बड़ा विषय बनाया और बड़ी, तो ये तब बेचैनी थी और अब इत्मीनान हुआ है, या तब भी वो लोग सोचते थे नहीं, वो तब भी वो बेचैनी तो कभी नहीं थी। मैं पिछले 5-6 दिनों से मैं अलग अलग जगह पे जा रहा हूँ। मैंने 2-3 स्टोरी भी की है, 1-2 स्टोरी और एडिटिंग में है। तो मैं जब मतलब मैं पटना शहर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पटना शहर में जब जा रहा था और मैं ऑटो वाले से पूछ रहा था, मैं सब्जी वाले से पूछ रहा था, किसी को कुछ पता नहीं था और सब कूल था कि ठीक है आधार कार्ड तो अपने पास है। तो वो बेचैनी कभी भी शुरुआत से ही नहीं है बेचैनी। अब थोड़ा सा चूंकि BLO पर प्रेशर आया है कि भाई आप जल्दी जल्दी फॉर्म लो, तब जाके गाँव में थोड़ी हलचल हुई कि जहाँ भाई फॉर्म मांगा जा रहा है, हम लोग को फॉर्म जमा करना है। तो लोग BLO के पास जा रहे हैं, जो स्कूल के शिक्षक ही होते हैं। तो वो स्कूलों में
टीचर वो पढ़ा भी रहा है और सीधे बीएलओ वो फॉर्म भी जमा ले रहा है। उमेश, तो उस तरह की हलचल तो कभी नहीं थी, मतलब जिस तरह का वो लग रहा है कि बहुत भगदड़ मची हुई है। एक चीज मुझे और थोड़ा सा बताया उमेश, जैसे एक चीज सुनने में आया, एक तो इलेक्शन कमीशन का बयान था कि वो बहुत सारे वॉलंटियर्स को लगाया है उसने, और विपक्ष ने उस पर सवाल उठाया और अपुष्ट खबरें आई, बहुत सारी ऐसी खबरें आई, मैं उनको अफवाह भी कह सकता हूं, कि जिसमें ये कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टियों के लोग लगाए गए हैं, जिसमें ये कहा गया कि आरएसएस के लोग लगाए गए हैं, बीजेपी के लोग लगाए गए हैं। इस तरह की खबरें वहां क्या ग्राउंड पे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने वॉलंटियर लगाने की बात की वो कौन लोग हैं, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हैं, या क्या ऐसी कोई जानकारी आई है जिसमें आपको समझ में आया हो कि आरएसएस बीजेपी के लोग घर घर जाकर और वो फॉर्म फिल करवा रहे हैं और अपने, ये जो बात हवा में है इससे जुड़ी कोई जानकारी कुछ अगर आप दे सकें? देखिए, अब मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ पे मुझे कहीं वॉलंटियर तो नहीं दिखा, बल्कि कई सारे टीचर वो ये कहते हैं कि भाई सब कुछ हम लोग खुद कर रहे हैं, मतलब पढ़ा भी रहे हैं, ऊपर से हम लोग खुद जाके फॉर्म भी भरवा रहे हैं लोगों का जी। तो मुझे वॉलंटियर तो बहुत नहीं दिखे, मुझे बिल्कुल नहीं दिखे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि शायद आरएसएस के लोग वहाँ पे लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर वॉलंटियर दिखे ही नहीं, वो बीएलओ ही सब कुछ कर रहा है। ओके, ठीक बात है शार्दुल। तो अतुल, मैं एक दो बातें करना चाहूँगा क्योंकि इसमें कई सारे इशू हैं। एक छोटी सी बात से मैं हृदय से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मैंने इसी वजह से लाइव लॉ पे जो कमेंट्री चलती है ना कि आर्गुमेंट जो कोर्ट में हो रहे हैं, तो उसमें जजों ने पहले पूछा था कि भाई क्या हम आदेश में डालें इसे कि आप आधार करेंगे, तो फिर उन्होंने मना किया। जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके आई थिंक सॉलिसिटर द्विवेदी थे, फिर उन्होंने बोला कि आप चाहते हैं हम इसको रिटन में दें, फिर उन्होंने कहा नहीं आप सुझाव में दे दीजिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो सुप्रीम कोर्ट का पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि वो कह तो रहे थे कि आप करो, लेकिन पहली बार वो चाह रहे थे कि ईसी खुद उनकी बात को समझ के। बस एक चीज, ये जो बात है ये मुझे लगता है कि शार्दुल की बात ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे आपकी जो चिंता थी ना कि कोई बहुत स्पष्ट नहीं दिया, वो एक्चुअली मसला ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एक डेकोरम के तहत ही वो कर सकती है, गाइड कर सकती है, वो हंटर नहीं चला सकती। वो जजों के संवाद से साफ दिख रहा था। तो शायद इस वजह से उन्होंने जो कहा है, और ये मेरी जो लोगों से बातचीत और लोगों जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें उनसे बातचीत में ये सामने आया कि असल में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको ये करना तो पड़ेगा, लेकिन उसका तरीका कहने का वो माइल्ड और वैसा ही रहेगा। इसके पीछे एक वजह और भी है। आप देखिए, जब वोटर एनरोल होता है तो फॉर्म 6 हम भरते हैं। फॉर्म 6 में एपिक कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और आधार मान्य है, लेकिन रिवीजन में वो मना कर रहे हैं। तो ये अपने आप में गोल चक्कर। भाई आप फॉर्म, क्योंकि देखिए वोटिंग फंडामेंटल राइट, फॉर्म 5 और 6 ही भरवा रहे हैं। हाँ, फंडामेंटल राइट नहीं है वोटिंग, वो स्टैट्यूटरी राइट है। आप जब फॉर्म 6 भरते हैं उसमें साफ लिखा है कि इसमें आपको पता देना और पहचान देनी है। आधार के मैंडेट में जो कानून बना था उसमें लिखा था कि आधार नागरिकता का नहीं पता का है। तो ये अपने आप में गोल चक्कर ईसीआई का इसमें हो रहा है। तो एक तो इशू ये है जो थोड़ा एकेडमिक वाला है। दूसरा जो उमेश ने भी बताया और मैं पढ़ रहा था, आई थिंक कल आई थी या मेरे ख्याल से कल आई थी, वो संतोष सिंह की रिपोर्ट है जो उन्होंने एक बीएलओ के साथ पूरा दिन और रात बिताई, जो बात उमेश भी कह रहे थे एक्सप्रेस कि इसमें, हाँ, इंडियन एक्सप्रेस में, और उसमें साफ पता चल रहा है कि ये केवल मतलब वो बीएलओ बेचारा सुबह से शाम तक काम कर रहा था। वो कह रहा था मैंने नाश्ता भी नहीं किया, रात को भर रहा था। और ईसीए ने क्या कहा कि हमने 98% 98% फॉर्म भेज दिए, 67% जमा हो गए। बिहार में 7 करोड़ से ऊपर वोटर हैं, 8 करोड़ के आसपास। हाँ, मैं तो बहुत ही कंजर्वेटिव रो में बोल रहा हूँ। 7 करोड़ से ज्यादा वोटर में 98% आपने भेज दिए। मतलब कौन हम में से कौन जो जमीन पे जिसे थोड़ा सा भी ज्ञान है हिंदुस्तान का, ये कैसे हो सकता है? और अभी पिछले कुछ दिन में क्या हो रहा था, सोशल मीडिया पे ईसी डाल रहा था कि 10% रोज अपलोड हो रहे हैं। 10% का मतलब है 60 लाख से ऊपर फॉर्म रोज अपलोड हो रहे हैं, which is impossible। और आप वो स्टोरी पढ़ें तो वो बीएलओ साफ बता रहा है कि भाई साहब मैं 150 भरवा पाया और 60 अपलोड कर पाया हूँ। और ये बीएलओ कौन होते हैं? जैसे शिक्षक होते हैं जूनियर स्कूलों के, डीएसओ विभाग के होंगे, राशन कार्ड विभाग के होंगे, जूनियर कर्मचारी। तो इसमें मुझे एक एंगल है जो मुझे खासतौर से बक करता है, वो ये लगा कि देखिए बिल्कुल इंपीरियल ओवरलॉर्ड तरीके से ऊपर बैठे अधिकारी नीचे लोगों को कुचल रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त तनख्वाह नहीं दे रही। उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने समय पर नहीं किया तो आपके पैसे कटेंगे तनख्वाह के, आपकी तनख्वाह नहीं दी जाएगी। तो ये एक अलग तरह की प्रताड़ना है। और एक आखिरी बात जो आपने किया था, एडीआर का आर्गुमेंट, मुझे लगा राजनीतिक, देखिए जो लोग कहते हैं वो कहते रहे, लेकिन एडीआर का आर्गुमेंट बहुत ही फंडामेंटल था। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब ईसी की किसी वजह से जो ओनस है
वोटर में, वो अभी तक स्टेट का था, अब आपने नागरिक पे बना दिया है। अब नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो करे या ना करे, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। और ये चीज हमें लगातार दिख रही है इस सरकार के उसमें कि ट्रांसपेरेंसी होती नहीं और अपने काम को जनता पे थोप देते हैं और बाद में गड़बड़ होती है। जो वो कह रहे थे कि जब ये वेरिफिकेशन का आएगा 1 अगस्त से, तब ये गड़बड़ सामने आएंगी। ठीक बात। रमन सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब उसने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन जो दिया है ना, इन अ वे वो बाइंडिंग ही है, इन अ वे वो हंटर चल चुका है। वो हंटर कैसे चला है कि उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि आप आधार कार्ड को मत मानिए, लेकिन उसका कारण दीजिए, लिख के दीजिए, रीजन दीजिए कि आप आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे हैं। तो अब ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ, आप रीजन क्या रीजन देंगे? तो इसी से आधार वाली जो बहस है वो यानी जो अपना पहले का जो उनका वजह है, क्योंकि अभी तो कोर्ट ने कहा, लेकिन उससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा गया तो सोर्सेस क्यों सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिए, इलेक्शन कमीशन ने, तो मैं इस बारे में कह नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वो नहीं आते हैं, पर शायद इलेक्शन कमीशन की ओर से एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया गया है जहां से मैसेज जाते हैं, और उसमें जो पत्रकार हैं वो बताते हैं कि जब वो पूछते हैं कि क्या हम इलेक्शन कमीशन कह के चलाएं, सोर्सेस कह के चलाएं, इलेक्शन कमीशन सोर्सेस, तो वो कहते हैं कि नहीं, सोर्सेस के चला दो। अब ये बात में इसकी पुष्टि करने का मेरे पास कोई वो नहीं है। पर जो आप कह रहे हैं ये बात और 2 लोगों ने कही है ऑन रिकॉर्ड। वो सिर्फ इसी के साथ नहीं है, हाँ, बाकी और जगह भी मिनिस्ट्रीज में सेम ही। हाँ, सेम है ना कि आप खबर भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमारे सोर्सेस भी मत कहो, मतलब इनफॉर्मली भी नहीं कहे। तो उससे ये बात आती है कि उसमें यही कारण बताते रहे कि आधार तो पहचान का प्रमाण पत्र है, वो नागरिकता का जो है प्रूफ नहीं है। तो इसलिए मैंने बात कही थी। और दूसरी बात यह है कि ये तो इलेक्शन कमीशन खुद ही कह रहा है कोर्ट में कि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। तो जो बात आप कह रहे हैं, शार्दुल ने कहा या अतुल कह रहे हैं, आई एग्री कि वो बात है कि उसको शामिल वो कर लेंगे, ये कहते हुए कि कोर्ट ने अब कहा है क्योंकि उनको भी एक सेफ रास्ता जो है, एग्जिट, ग्रेसफुल एग्जिट उनको दिया गया। जो बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ आधार वाली चर्चा पे आने से पहले लोगों की जानकारी के लिए, वो ये कि इंटेंसिव रिवीजन इज ए रेगुलर कंटिन्यूअस प्रोसेस। और इस देश में आजादी के बाद से 1951-52 के बाद से अभी तक 13 बार इंटेंसिव रिवीजन हो चुके हैं। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। और इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो अलग बात है वो ये है कि इन्यूमरेशन स्टेज पर ही, गणना के स्टेज पर ही आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी इसमें समस्या है, क्योंकि राज्यों का नया पुनर्गठन हुआ तब भी रिवीजन हुआ, एपिक आया 90s में, फोटो आई कार्ड जब, तो तब भी रिवीजन हुआ। हर बार चुनाव से पहले रिवीजन होता है। जबकि एस.के. मेंडिरत्ता हुआ करते थे, वो चुनाव आयोग के लीगल एडवाइजर, उन्होंने 50 साल नौकरी की चुनाव आयोग में। ही वर्कड देयर फॉर 50 years, है ना, 4-5 decades। तो ही वुड ऑलवेज से, जब भी मैं उनसे बात करता है, सर इलेक्शन तैयार हो, तो इलेक्शन कमीशन तो हमेशा तैयार रहता है, हमारा काम ही होता है वी फोरसी विच स्टेट, कौन से राज्य जो है चुनाव में जा रहे हैं, उनका। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी जी का बहुत बढ़िया एक आर्टिकल आया था कल या परसों आया था इंडियन एक्सप्रेस में। आज उन्होंने कहा कि हमारा हमेशा से टारगेट रहा है इलेक्शन कमीशन का कि लास्ट मैन स्टैंडिंग, लास्ट मैन जो है उसको वोटिंग का अधिकार मिले। तो उन्होंने कम से कम, और ये मैं रिकमेंड भी करता हूँ, उसमें उन्होंने कम से कम 5-6 ऐसे एग्जाम्पल दिए कि एक वोटर है जिसके लिए कितना चलना पड़ा इलेक्शन कमीशन को उसका वोट। हिमाचल वाला और गिर वाला, गिर फॉरेस्ट में जो एक पुजारी बाबा बैठते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में भी उन्होंने बताया और कई जगह बताया, लक्षद्वीप में बताया। लोगों के लिए ऐसे नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं, और जो गिर का जिक्र कर रहे हैं वहां में एक उन्होंने बताया कि कोई इंडोनेशिया के पास 144 किलोमीटर कोई आइलैंड है, वहां पे वो इंडिया का है, उधर इंडिया का है, तो उधर 60 वोटे हैं सिर्फ अंडमान में, उसके लिए भी ये लोग भेजते हैं। हाँ। तो मतलब कि वो एक तो ये है कह रहे कि हाँ, मतलब कि इलेक्शन कमीशन का हमेशा से ये पर्पस रहता था कि लास्ट मैन को भी वोटिंग का अधिकार मिले, और इन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया कि इनको अधिकार क्यों है। वो मतलब कि डिलीशन से ज्यादा एडिशंस के ऊपर फोकस रहता है। ये काफी एक गंभीर चर्चा है। मैं इसमें थोड़ा सा इसको मतलब इसमें थोड़ा विनोद हल्का करने के लिए, हल्के का मतलब थोड़ा वो गरिष्ठता कम करने के लिए जो इन्होंने जिक्र किया अभी कि गिर में जो व्यक्ति है, मैं वहाँ 2 बार जा चुका हूँ।
उसके जगह में, क्योंकि वो स्टेशन, वो सिटिंग डक हाँ। स्टोरी होती है। अगर आप हाँ। गुजरात पे इलेक्शन कवर करो, इलेक्शन सौराष्ट्र करो। में हो, तो जाके ये हैं व्यक्तिगत। हाँ, तो मैंने उस इलेक्शन के पहले इलेक्शन के बाद उस आदमी को मेन जो शहर है उसमें बैठे हुए देखा है कई बार। तो कई बार मैंने सोचा यार इस आदमी से कहा था, इसने खुद कहना चाहिए था, इतना खर्चा होता है, इतने लोग वहां जाते हैं। इट इज नॉट दैट कि वो वहां रह रहे हैं, कोई ऐसे कई मीलों का रास्ता है नदी नाले पार करके वहां पर, नहीं, तो रंगदारी है। लिव्स देयर एंड ही कंफर्टेबली वहीं पर वो अपने आप को एनरोल कराता है, वहीं उसके लिए बनता है वो। और अदरवाइज आई हैव सीन दैट पर्सन सिटिंग इन द, अरे आप तो वो है यार, आपको तो परसों बात की थी मैंने। हाँ कह रहा हम तो इधर आते ही रहते हैं, वोट की रंगबाजी है। तो इसमें दो चीजें तो ये मैं इसका कहीं मैं से भी समझ मतलब गया। नहीं है कि उसके लिए वहां पर सेंटर नहीं होना जी, चाहिए। जी। तो इसमें दो चीजें मैं सामने आई। एक तो जो कि कितना बड़ा वोटर बेस है, 8.5 करोड़ के करीब बिहार का वोटर बेस है जो वोट मतदाता है, और जो समय की बात की रमन सर ने कि कितना एक महीने के दौरान, और कुछ चीज़ें इंटेंशन वाली जो मसले होते हैं ना, उस पर हमें थोड़ा सा स्पेशल ध्यान चला जाता है कि इससे चुनाव आयुक्त जो हैं उन्होंने 24 तारीख को ये बात कही कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाएंगे 24 जून को, और 25 दिन से वो 25वीं तारीख मतलब एक दिन बाद से वो लागू हो गया। अब आप इतने बड़े पैमाने पर कोई चीज़ करने जा रहे हैं और एक दिन बाद वो लागू हो जाएगा आपके अनाउंसमेंट के, आदमी अंधेरे में सो रहा है बिहार का, कहाँ गांव में दूर दराज जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एक तो डाटा डेफिशिएंट और डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट एक स्टेट वहाँ पे, और आप कह रहे हैं कि ये 25 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा, 20 जुलाई, एक महीने का। ये जो एक महीने का टाइम पीरियड है ये इस लिहाज से भी कि बिहार सबसे ज़्यादा माइग्रेशन प्रोन भी इलाका है। हाँ। अब वहाँ से 20 से 22% ऑन रिकॉर्ड आबादी बाहर है। कैसे ये लोग करेंगे, क्या करेंगे, क्या चुनाव? कई बार सोचने में आता कि ये लोग जो बैठे हुए लोग हैं ये क्या एकदम अकल से पैदा लोग दिमाग घर में कहीं रख के सोचते हैं कि एक महीने में 22% आबादी, वो कैसे वहां से आएंगे, कैसे कराएंगे? आपने क्या उनके लिए व्यवस्था दी है? ये सब ये कितनी बड़ी चिंता है उमेश माइग्रेशन वाले को लेकर? देखिए, चिंता तो है क्योंकि लगभग 2 करोड़ लोग माइग्रेट करते हैं बिहार से, और उसमें से लगभग हमको लगता है 1 करोड़ 30 लाख तो लोग होंगे जो वोट डालते हैं। अब अभी चूंकि सारी जिम्मेवारी बीएलओ के ऊपर है, इलेक्शन कमीशन जवाब बीएलओ से मांग रहे कि आपके इलाके में क्यों नहीं फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो सारा बीएलओ क्या करे बेचारे कि वो सबको फोन भी कर रहा है, वो जो माइग्रेट कर चुके हैं उनको फोन करता है कि भाई अपना आधार का डिटेल भेज दीजिए, फोटो भेज दीजिए, उसका फॉर्म वो बेचारे खुद भर रहे हैं, उसका एक साइन कर रहे हैं और खुद वो जमा कर रहे हैं। तो चिंता तो है भाई, 1.5 करोड़ लोग जो बाहर में रहने को कैसे आप शामिल करेंगे, तो बीएलओ एक एक्स्ट्रा बर्डन तो ले रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो मैं एक माइग्रेशन पे भी एक स्टोरी कर रहा हूँ, उसके सिलसिले में 4-5 परिवारों से मिला। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो पूरे परिवार समेत वो माइग्रेट कर गए किसी ईंट भट्टा फैक्ट्री में। अब वो उनके पास मोबाइल नंबर भी नहीं है, तो वो उनके फैमिली उनको बता भी नहीं पा रहे हैं कि भाई यहाँ ये सब चल रहा है, तुम आके करो कुछ काम। तो एक बहुत बड़ी जो आबादी है जो फॉर्म ही नहीं भर पाएगी, ये इसकी आशंका बहुत बड़ी है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात किया तो उन लोगों ने बताया कि कई लोग जो 1 महीने 1.5 महीने पहले जो माइग्रेट कर चुके हैं कि भाई काम के लिए, अब वो फिर कुछ पैसा 1.5-2-3 हज़ार रुपये खर्च करके वो आने की स्थिति में नहीं है। एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, तो हैदराबाद में वो रहता है, वो बेचारा 5,000 रुपये खर्च करके वो गाँव आया है कि फॉर्म वगैरह भरेगा, फॉर्म भर के और फिर जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात है कि वोट करने नहीं आएगा, क्योंकि उसका कहना है कि 5,000 रुपये हमारे खर्च हो गए आने में, फिर जाने में 5,000 खर्च होंगे, और फिर हमको फैक्ट्री में काम करते तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी, तो हम वोट डालने नहीं आएंगे, लेकिन अपना वोटर कार्ड सुरक्षित करवाने के लिए हमको आना पड़ा 5,000 रुपये खर्च करके। तो माइग्रेशन तो एक बहुत बड़ा इशू है, बीएलओ उसके लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हैं कि भाई किसी भी तरह करके फॉर्म हम भरवा के ऑनलाइन करवा दें, क्योंकि फिर गाज उसी के ऊपर गिरेगी। थोड़ा अगर उसमें डिले हुआ, थोड़ा सा टारगेट से कम अगर फॉर्म भरे गए तो उन पर गाज गिरती है, तो वो लोग एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे हैं उसका। तो उमेश, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था कि एक राजनीतिक सवाल है यहाँ पर, और राजनीतिक विश्लेषण इसका बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा चुनाव ही, एक पूरी प्रक्रिया ही राजनीतिक है। पहले ये कहा गया, जिस दिन पहले दिन खबर आई कि ये सबसे ज्यादा जो वंचित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, ईबीसी हैं, ओबीसी हैं, उन पर असर करेगी। और मैं यहाँ दिल्ली बैठ के बोल रहा हूँ, ये आप ज्यादा बेहतर देख पा रहे होंगे। उसके बाद फिर खबरें आई कि नहीं इसमें अपर कास्ट जो लोग हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट, और प्रिविलेज जो लोग हैं, विशेषाधिकार वाले, उन पे भी, उनके पास भी ये प्रूफ नहीं है।
तो आप इसका राजनीतिक असर भी देखते हैं क्या? मतलब जैसे कहा जा रहा है कि ये मैसेज भी जा सकता है सरकार के, बीजेपी के खिलाफ, कि वो कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना चाहती है, ऐसी भावना भी है, या ये सिर्फ जो है एक थियोरिटिकल बात है, ग्राउंड पे ऐसी, जैसा आपने पहले ही कहा, कोई हलचल तो ऐसी है नहीं? जी जी हाँ, एक जो इसमें, जैसे कि आज जहाँ मैं गया था वहां पे मैं बता रहा हूँ, वहां पे जो कुछ मुसहर से मैंने बात की, तो उनका ये जरूर कहना था कि ये बीजेपी की ये साजिश है कि वो चाह रही कि जो ये जो दलित हैं, पिछड़े हैं, इनको वोट का अधिकारी से छीन लिया जाए, क्योंकि ये लोग बीजेपी को कम वोट करते हैं। हो सकता है पॉलिटिकल वो करेक्ट ना हो कि भाई बीजेपी को तो सभी, अभी तो बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है कि कोई एक कास्ट के लोग ही वोट करते हैं उसको, मगर ये बातें 2-3 लोगों ने मुझे कही कि ये बीजेपी की साजिश है। मगर अगर ओवरऑल प्रोसेस को देखें तो उसमें कोई बहुत पॉलिटिकल एंगल तो नहीं लग रहा है फिलहाल, क्योंकि जो जिसके पास डॉक्यूमेंट है, अगर वो मुस्लिम मुसहर भी है तो उसका होगा, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका नहीं होगा। वो अक्रॉस द कास्ट है वो। हाँ, ये जरूर है कि भाई अपर कास्ट अगर है या थोड़ा प्रिविलेज क्लास है जो पढ़ा लिखा है, तो उसके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो होगा ही, उसके पास अपनी जमीन होगी तो उसके पास जमीन का कागज होगा ही, आवास से उसके पास होगा ही। अब मुसहर जो पूरी आबादी जो है मुसहरों की, वो सरकारी जमीन पर नदी किनारे, नहर किनारे, सड़क किनारे रहती है, उनके पास आवास नहीं है, उनका शिक्षा का स्तर बहुत खराब है, तो वो जाहिर सी बात है एक्सक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, आवासीय भी नहीं है। अपर कास्ट वाले या प्रिविलेज क्लास वाले या ओबीसी में कुछ जो पढ़े लिखे तबके हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो थोड़े जागरूक भी हैं, डॉक्यूमेंटेशन वो अच्छा करते हैं, तो ऐसे काम करेगा वो। मतलब उसमें आप पॉलिटिकल एंगल कैसे देख सकते हैं वो मुझे नहीं पता, पर ये हो रहा है और ये होगा कि बीजेपी का जो वोटर है वो सशक्त है, हाँ, सशक्त है, अगड़ा है, ठीक, तो ये बात तो है। पर हाँ, उन्होंने ग्राउंड से सुनना चाहता। एक चीज और बस मैं इसमें उमेश से ले लूं, फिर शार्दुल आप अपनी बात रखिएगा। क्या इसकी वजह से एनडीए में भी बहुत सारे ऐसे दल हैं जो उसी ईबीसी पिछड़ा और उनकी पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे खुद जेडीयू हो, नीतीश कुमार हो, तो क्या ऐसा कोई पॉलिटिकल चर्निंग पॉलिटिकल पार्टियों के लेवल पे दिख रही है जो कोई नए कॉम्बिनेशन को जन्म दे सकती है इस फैसले की वजह से, कि कोई नया महागठबंधन बने जिसमें जेडीयू या चिराग पासवान, कोई एनडीए में किसी तरह की टूट फूट हो सकती है इस फैसले से? ऐसा तो कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है। जो भी कुछ बोला, बीजेपी के भी कुछ नेता इस पर आपत्ति जता रहे हैं, मगर वो दबी जुबान, सतह पे कोई आके नहीं कह रहा है। तो वैसा कुछ मुझे अभी नहीं दिख रहा है कि जिसमें कुछ इसका कोई पॉलिटिकल, कुछ इसमें बहुत बड़ी घटना हो जाए पॉलिटिकल इसको लेके, वैसा कुछ ग्राउंड पे तो नहीं दिख रहा है, और पॉलिटिकल पार्टियों में भी नहीं दिख रहा है। अलबत्ता बीजेपी के कुछ लोग जो है वो इससे थोड़े से नाराज हैं कि भाई ये तो सबके साथ हो रहा है, तो हमारा वोटर भी इसमें, हमारा वोटर भी जा सकता है, तो उस तरह की चीज है। पर ऐसे कोई सतह पे आके या कोई बहुत पब्लिकली कोई पार्टी किसी तरह की बातचीत नहीं करे एनडीए के भीतर से भी, और मतलब हालांकि जेडीयू की स्थिति बड़ी इसमें खराब सी दिख रही है, क्योंकि जेडीयू के तमाम नेता ऑन रिकॉर्ड इसका समर्थन कर रहे हैं, और उसका जो वोटर बेस है उसके अंदर इसको लेकर एक एंजाइटी है। तो इसको लेकर खैर ये तो अब स्पेकुलेटिव हो जाएगा कि उसके चुनावी नतीजे क्या होते हैं। शार्दुल, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। अतुल, आपने जो बात कही थी ना, मैं उसे थोड़ा सा, अगर आप पॉडकास्ट मीडियम का फायदा उठाते हुए, देखिए जो उन्होंने कहा 24 तारीख को घोषणा हुई, 25, आप लॉजिस्टिकली सोच कर देखिए कि आपको 7.5-8 करोड़ फॉर्म छापने हैं, वो छाप के फिर वितरित होने हैं जिला जिला, गांव गांव, और ये एकदम माई बाप कल्चर, वो जैसे कॉलोनियल माइंडसेट वाली बात है ना, कि ऊपर बैठे साहब ने कह दिया और नीचे व्यक्ति जो बीएलओ है, मैं बीएलओ को दोष नहीं दे रहा, लेकिन देखिए वो उमेश आपको साफ बता रहे हैं, ये कितना इनसिंसियर एक्सरसाइज है, बिल्कुल भी। और ये महत्व की बात है सोचने के लिए। वोटर का फॉर्म को वोटर से भरवाना चाहिए, चाहे एक घर में 5 लोग हो तो 5 फॉर्म जाएंगे, अगर 5 वोटर हैं वो भरे, वो फोटो लगाए। और शुरू में जब चुनाव आयोग ने कहा तो इतने नहीं भर रहे थे, चुनाव आयोग ने जब कहा कि आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, फोटो भी मत लगाइए, तब उनके वो नंबर ऊपर जाने शुरू हुए। ये कितनी इनसिंसियर एक्सरसाइज है, वो अपनी खुद की विश्वसनीयता पर और अपनी बात की मतलब कितनी हल्की कर रहे हैं, उसको खुद चोट पहुंचा रहे हैं। और राजनीतिक बात होती रहेगी, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा हर्ट करता है जब आप जिसको भी कुचल सकते हैं उसको कुचल दो यार। मतलब एक व्यक्ति काम कर रहा है, वो टीचर भी है, उसकी सैलरी भी नहीं लेंगे, उसको कुचल रहे हैं, और जो वोटर कम प्रिविलेज है उसका वोट आप छीन रहे हैं। जबकि ये एक ऐसा था जिसपे लोग हिंदुस्तान में थोड़ा गर्व करते थे, भले ही वो इम्परफेक्ट हो, कि भाई नहीं, हम सबका वोट बराबर है, हम वोट देने की लाइन में हम सब बराबर हैं। लेकिन आप वो भी कम कर दे रहे हैं, क्यों? और ये दिखावा, सिर्फ दिखावे के लिए। आप बढ़िया काम करिए और खूब शानदारी दिखाइए, काम आप कर नहीं रहे, अपने नीचे के वर्कर्स को कुचल के इलेक्शन कमीशन के लोग वो सोशल मीडिया पे वाहवाही बटोरने में लगे। रमेश सर, एक कमेंट, हाँ, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था उमेश। एक प्रश्न है मेरा,
आप कोई आइडिया है कि कितने पूरे स्टेट में कितने BLOs हैं और हर BLO हाँ जी, और हर BLO जो अभी 78,000 BLO हैं जिनको शुरुआत में काम पे लगाया गया, जैसे 20,000 BLO और नियुक्त करेंगे क्योंकि बूथों की संख्या बढ़ रही है वहाँ बिहार में। तो अगर सपोज करो, एक सेकंड उमेश, पहले पूरा सवाल सुन लीजिए। सपोज करो अगर 1 लाख BLO हैं तो एक BLO के पास अगर 1 लाख लोगों का फॉर्म भरवाना है तो एक दिन में, आप तो पूरा दिन बिता रहे हैं, तो एक दिन में कितना फॉर्म भरवा पा रहे हैं BLO? आपने कुछ अंदाजा है कुछ इसका? हाँ, मैं बता रहा हूँ। अभी एक BLO के ऊपर चूंकि और भी BLO नियुक्त हो रहे हैं, तो एक BLO के ऊपर करीब 1200 वोटरों का जो है सो फॉर्म भरवाने का जिम्मेवारी है। तो 100-150 ऐसे करके वो लोग रोजाना कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आज मैं जिस BLO से मिला था उसके यहाँ 900 वोटर हैं उसके जिम्मे कि 900 वोटरों का फॉर्म भरवाना है। तो उनका कहना था कि हम लोग 300 के करीब फॉर्म अभी तक भरवा के अपलोड कर चुके हैं, बाकी 600 हम और करेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, 100 के आसपास वो लोग भर पा रहे हैं। वो भी वो खुद ही भर रहे हैं, वो कोई उसका नहीं, खुद भर रहे हैं, बस वो लोग से ले रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, चिपका रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये हो रहा है अभी वहाँ भी। जैसे हमेशा सरकारी प्रक्रियाओं में लूप होल्स जो होते हैं। नहीं, फिर ये इंटेंसिव क्या है? फिर इंटेंसिव क्या हुआ? बहुत सारे BLO को सस्पेंड भी किया गया है कि भाई आप धीमा काम कर रहे हैं। तो कई सारे समय कम है ना सर, अब वो प्रेशर में काम करवाना उससे कि तुम ज्यादा दो, और जल्दी का काम शैतान का, ये काम सिंसियरली होना चाहिए। तो सिंपल कैलकुलेशन आपने कितना कहा, 8 लाख वोटर हैं, 8 करोड़ वोटर में अगर आप मान लिया जाए कि 80,000 BLO भी हैं, तो 80,000 में 8 लाख का मतलब हो गया कि उन्हें 1,000 8 करोड़ का मतलब हो गया कि 1,000 आदमी को एक BLO देखेगा। हाँ, तब जाके ज्यादा सर नहीं, वो 1200 बता रहे हैं, तो मैंने अभी किया वो 66,667 मान लीजिए। तो 1200 और जो स्टोरी एक वो संतोष जी ने की थी उसमें था कि वो उसे जिम्मेदारी 1200 थी कि दिन में वो 150 फॉर्म दे पाया, 60 भरवा पाया। और बेचारा दिन रात लगा रहा, खाया पिया। खैर मैथमेटिक्स मेरा भी इतना अच्छा नहीं। 2000 हुआ ना, 1000 एक आदमी को। मैं दो कंडीशन इससे जुड़ा रखना चाह रहा था सर, रमन सर आपका और फिर हृदेश आप लोग कमेंट। जैसे कि इसमें आज अनाउंसमेंट हुआ, 24 जून को इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया, 25 से वो प्रक्रिया लागू हो गई। इसका मतलब है कि वो सारे 8 करोड़ फॉर्म ऑलरेडी प्रिंटेड रखे रहे होंगे। इस स्थिति को प्लस कंसल्टेशन का जो प्रोसेस हुआ, मैंने सबसे ज़्यादातर लोगों से बात की है, सारी विपक्षी पार्टियों का कहना है कि हमसे चुनाव आयोग ने इस संबंध में इंटेंसिव रिवीजन के बारे में कोई बातचीत नहीं की, कोई वो नहीं किया बिहार के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे। ये दो स्थितियों को देखकर आप चुनाव आयोग के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि ये एक प्री डिटर्मिन्ड, ऑलरेडी डिसाइडेड सब कुछ निर्णय था और उसको केवल एक मुहर लगवाने के लिए ये सब किया जा रहा था? मतलब अगर आप कंसल्टेशन कर ही नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सबसे पहला प्रोसेस का पहला हिस्सा कंसल्टेशन सारे स्टेक होल्डर्स, सारी पॉलिटिकल पार्टियां करें, सारी पॉलिटिकल पार्टियां करें, कि हमसे कभी बातचीत तक, जिक्र तक नहीं आया। नहीं, ये ना स्पेकुलेटिव जोन में आ जाता है। लेकिन अब अगर स्पेकुलेशन करना भी है तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर कभी भी इंटेंसिव आपको ऐसी प्रक्रिया करनी है तो इसके लिए फॉर्म्स निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा। फॉर्म ऑलरेडी होगा, उसको फटाफट प्रिंट कराना, वो फॉर्म्स तो अवेलेबल हो जाएंगे। पर ये बहुत साफ लग रहा है कि ईसी ने जब 2025 में ऑलरेडी रिवाइज करके फाइनल कर दिया था और वो इसको बहुत अच्छा सब कुछ ठीक ठाक बता रहे थे, अचानक से ये जो पलटी मारी है, तो ये कहीं और से क्या आया होगा इलेक्शन कमीशन को, तभी पलटी मार के एकदम से इंटेंसिव आपने अनाउंस कर दिया। आप तो करके बैठे हुए हैं, आप तो 2025 का ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं, फाइनल रोल्स बन चुके थे और ये नवंबर में इलेक्शन के लिए, और आप पूरा तैयारी करके पूरा निश्चिंत होके बैठे हुए थे इलेक्टोरल और ये लेवल प्लेइंग को भी। लेकिन अचानक आपने जो पलटी मारी है उसका भी रीजन पता होना चाहिए ना। कंसल्टेंसी वाले उस पर हृदेश नहीं, कंसल्टेंसी में एक तो ये बात है, हालांकि इन दो चीज़ों को पता नहीं कितना कंपेयर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, मुझे करेक्ट कीजिएगा, पर इलेक्शन कमीशन कवर करते हुए 10 साल से ज़्यादा हमने कई बार इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा
जैसे एक बार याद है, मैं अभी नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उस नेता को इसमें घसीटना जरूरी नहीं है, एक नेता ने बड़ा इन्फ्लेमेटरी स्पीच दी और कई नेताओं ने दी है कई बार, और उसमें नतीजा आने में, इलेक्शन कमीशन की ओर से फैसला होने में बहुत वक्त लग जाता था, जबकि वो साफ ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है। तो सबको भेजना नोटिस, उनका जवाब लेना और उनका पक्ष सुनना, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कभी भी कोई फैसला लिया उम्मीदवारों के लिए। तो मतदाताओं से इतना भेदभाव क्यों कि जब आप जो आदमी चुनाव लड़ रहा है और वो मेलाफाइडी जो प्रोसेस कर रहा है उसको आप पूरा मौका देते हो। यहाँ पर जैसा आपने अभी कहा कि चुनावी प्रक्रिया जहाँ पर होनी है 2 साल बाद, 3 साल बाद या उसके अंदर, तो आप उसकी प्रोसेस अभी से शुरू करो और आराम से खत्म करो। अभी तक कौन सा आग लगी हुई है ऐसी? बिल्कुल इंटेंसिव, राइट। तो हाँ, तो इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ, एक तो ये है। दूसरी बात ये है जो शायद आपने पहले कह चुके हैं आप उसमें, लेकिन उसे दोहराना जरूरी है कि किसी भी आदमी की नागरिकता पे तब सवाल उठाया जाएगा जब कहीं से शिकायत आई। क्योंकि पहले यही होता था कि घर पे आके पूछा और जितने लोग हैं, मुखिया ने ही बता दिया इतने लोग हैं, उसमें जो एलिजिबल हैं वोटर, उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। तो जब शिकायत नहीं है, आप उसको पहले ही स्ट्राइक डाउन करना चाहते हो। और जो शिकायत करेगा उसको सबूत देना पड़ेगा कि ये है इस शिकायत के फेवर में सबूत, ना कि इसलिए। क्लोज करने से पहले आप 2 मिनट हम लोग आधार पे भी बात करें। हाँ नहीं, इसमें आधार वाला इसका आखिरी पक्ष वही है, आधार पे ही हम आने वाले हैं। मैं तो रमन सर की बात को मैं जोड़ना चाह रहा था कि ये पूरी एक्सरसाइज कितनी अव्यवहारिक और थोथी है, खोखली। और देखिए कि रमन सर ने जैसा कहा, हम ये मान भी लेते हैं कि पहले दिन 8 करोड़ फॉर्म छपे थे, तो वो बटेंगे भी तो। अगर और एक भी फॉर्म गड़बड़ नहीं हो सकता क्योंकि आप वोटर छोड़ देंगे। फिर हर बूथ लेवल की हम बात कर रहे हैं, जिले की भी नहीं है, बूथ फॉर्म पहुंचाने। इतना मुश्किल काम हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता। तहसील से ठप्पा लगवाने में 3 दिन लग जाते हैं, है ना। और अगर हम ये सब बात भी मान लें तो अगर पहले दिन से आखिरी दिन तक बहुत ऑर्गेनाइज्ड बढ़िया काम हो रहा था, तब भी हर दिन 26,600,000 से ज्यादा फॉर्म भर के अपलोड होने होंगे। उसको कंप्यूटर ज्यादा हो रहे हैं, फीड करने उससे ज्यादा हो रहे हैं। आप 60-60 हजार एक दिन में हो रहे हैं अपलोड, पर दिन 26 लाख, तभी तो 8 करोड़ करेंगे आप। पर जो आपने बोला था ना उस वक्त, तो वो मैंने अभी फिर से कैलकुलेट किया, जो वो सही बता रहे हैं। अगर 70,000 लोग हैं तो कोई 1100-1200 लोग, 1100-1200 हो गया एक आदमी को हैंडल करना। लेकिन तब भी वो परफेक्ट काम करना पड़ेगा ना। और बेचारा वो उन्होंने खा रहा है। आप देखिए जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, वो ना बेचारे खा पा रहे हैं, उन्हें धमकी दी जा रही है, निकाला जा रहा है कि हम तुम्हारी तनख्वाह नहीं देंगे। जो वो स्कूल के उसकी नौकरी है वहां की, उसको मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। हम इसका दो आखिरी में एक पहलू है जिस पर सारी रार छिड़ी हुई है, वो है आधार पर बात कर लेते हैं। जब आधार आया था इस देश में, तब की स्थितियों को आप अरबों रुपए का प्रोजेक्ट एक लागू किया गया, ऑनगोइंग है हमेशा के लिए, और ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि नए लोग आते रहेंगे, बनता रहेगा। अरबों रुपए का एक प्रोजेक्ट जिसको हर हिंदुस्तान की समस्या का, खासकर आतंकवाद से लेके, नागरिकता से लेके, किसी भी तरह की समस्या का इलाज बता कर लिया गया कि अब आपको कुछ नहीं करना, और आपकी हर चीज को उससे जोड़ा गया। आज की तारीख में आपको खारिश की भी आपकी समस्या को आधार से जोड़ सकती है सरकार। इतना ज्यादा पेनिट्रेशन है। आपको टैक्स सरकार उससे लेती है, आपके कोरोना का सर्टिफिकेट उससे बनेगा, मतलब हर चीज। आपको रेलवे का टिकट बुक कराना है तो आपका ऑनलाइन वाला जो है अब वो आधार से लिंक्ड होना चाहिए, आपका अकाउंट। ये सारी चीजों के बाद अचानक से आपका चुनाव आयोग आता है और कहता है कि हम आधार कार्ड को नहीं मानते हैं, जबकि यही लोग उसको जोड़ रहे थे, वही लोग जोड़वा रहे थे एक टाइम पे। और दूसरा, ये उस चुनाव आयोग की बात हो रही है जो चुनाव आयोग खुद अपने भी द्वारा बनाए गए कार्ड को नहीं मान रहा। उसमें भी वो जो वोटर आई कार्ड, उसको भी इनवैलिड मान रहा है, वो भी उसको भी प्रमाण नहीं, वो खुद ही नहीं बनाया है। ये दो स्थितियां हैं। इसके बाद इस तरह की स्थितियों पर, इस सवाल पर हमें कैसे देखना चाहिए? आधार कार्ड को अगर कोई एक्सक्लूड इस तरह से करे तो इस पर तो कोई एक कॉन्सेंसस बनी जाना चाहिए कम से कम कोर्ट को या उसके जरिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त नंदन नीलेकणी जब आए थे तो उन्होंने ये आधार को लाए थे, और उस वक्त जितने लोग उनके साथ थे उस वक्त के, तो उन लोगों की प्रमुख पोजीशन थी आधार को लेके, मतलब उनको स्थापित किया गया था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात कई बार आई है कई फोरम्स में कि आधार भले ही असफल हो गया, लेकिन जो लोग आधार से जुड़े थे तब, उन सबके अपने अपने बिजनेस हैं जो आधार पे आधारित है, वो सफल, राइट है। तो एक तो ये दुकान खोली आधार ने, दूसरा ये आधार जब लाया गया तो ये बताया गया कि आपके पास फिर एक कार्ड होगा यूनिक, रिकॉर्ड पे भले ही ना हो, पर ये बात प्रचारित की गई और उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट लेकिन आज आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आपको वोटर आईडी कार्ड चाहिए, आपको पासपोर्ट चाहिए। तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो आधार के होने से कम हुई, बल्कि आधार ने और चीजों की समस्या बढ़ाई। जैसे
आधार में अगर आप, कई लोग तो इतना ज्यादा ऑडेशियस हो गए हैं, दुस्साहसी हो गए हैं कि वो होटल में भी कहते हैं कि आप आधार दिखाइए, जबकि कोई आधार दिखाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जब फ्रॉड होने शुरू हुए बहुत बड़े लेवल पर आधार का, तब सरकार ने एक सुविधा दी है कि मास्क्ड आधार आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। मास्क्ड आधार में आपकी केवल लास्ट की 4 डिजिट दिखती हैं और बायोमेट्रिक लॉक करने का की सुविधा है कि आपके आधार का डुप्लीकेशन ना हो सके, कोई उसका मिसयूज नहीं कर सके। ये सेफगार्ड जरूर है, लेकिन तब भी आधार को इतना इंडिस्पेंसिबल बनाया है और अभी भी कि अगर आप कुछ भी करने गए तो वो फोन पे आपसे ये कहता है सर आप आधार पेन भेज दीजिए। आधार पेन जैसे कि वो एक जुड़वा भाई हैं दोनों, उनको बुलाए। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से जांच इस बात की तो होती नहीं कभी यहाँ, लेकिन होनी चाहिए कि आधार एक स्कैम के लेवल पर उसको प्रमोट किया गया बड़े लेवल पे, ये ठीक बात। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आधार के फ्रॉड नहीं हुए, तब भी डुप्लीकेट आधार बनाए लोगों ने, है ना, ऐसी घटनाओं के तब भी पता चलता है। तो एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें ये कहा गया था कि बहुत सारी हम चीज़ों को कम करेंगे। तो ठीक है, आपने बैंक अकाउंट को मेरे लिंक किया, मेरे इनकम टैक्स को लिंक किया, वो बात समझ में आती है। पर आप होटल में आधार मांग रहे हैं, किसी को कहीं जाना है तो आधार मांग रहे हैं, तो हर चीज का तो ये थोड़ी सी कुछ नहीं। आप चले जाइए एक छोटा सा सिम कार्ड लेने के लिए, आपके पास तमाम विकल्प हैं, लेकिन वो कहेगा कि आधार जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं देंगे आपको। मास्ट आधार का मैं बताऊं, जब मैं यहाँ आया था तो नंबर ले रहा था, तो मैंने उसका ये लो मास्ट आधार नंबर जो वर्चुअल है, उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा, कर नहीं सकते। मैंने कहा मैं दूंगा नहीं, तो उसने सिम देने से मना कर दिया। हिंदुस्तान में कोई अकाउंटेबिलिटी तो किसी की है नहीं। उसने कहा सर आप जिससे मर्जी कह दो, हम तो नहीं लेंगे आपका, मतलब उसने वर्चुअल लेने से मना कर दिया। ये हिंदुस्तान में तरीका। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आई थिंक रमन सर और अतुल को पता होगा, बाकियों को पता नहीं। मैं अड़ा हुआ था, मैं आधार नहीं बनाऊंगा, तो शुरू के 2 साल मेरा आधार नहीं था, तो यहाँ पे पैसे लेने के लिए इतने फॉर्म देने पड़ते थे। लेकिन जब सरकार ने बिल्कुल कंपलसरी कर दिया, तब आखिरी बनवाने वाले हैं। संभव नहीं है बिना आधार के। और एक चीज और, आधार में जितना फ्रॉड हुआ, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो सकती थी मॉडर्न वर्ल्ड के लिए कि आपका सब लिंक्ड हो, लेकिन हर चीज पे वही जो हम घूम फिर के हर उसमें आ जाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी ना होना और करप्शन की वजह से बिल्कुल वो बंटाधार हो गई है इसकी। एक बात और कि इसमें आधार को लेके कहनी जरूरी है, क्योंकि ऐसे फोरम मिलते नहीं है जैसा यहाँ पर है, क्योंकि कोई भी इससे ज़्यादा चर्चा नहीं करता। आधार ने एक बहुत बड़ी डिसर्विस उन लोगों के लिए की है सर, जो मैनुअल लेबर्स हैं, जो मतलब हाथ से काम करते हैं, क्योंकि उनके ना फिंगरप्रिंट्स और ये सब नहीं मतलब मिट जाते हैं। चेंज तो नहीं कहेंगे, मिट जाते हैं, तो उनका आधार कैप्चर नहीं होता कई बार। तो वो बेचारे कई समय तक उनका पैसा जो थोड़ा बहुत उन्हें मिलना है दिहाड़ी मजदूरों को, वो नहीं मिलता, और कई जगह वो काम नहीं करता है। तो इस चीज को इतना ज्यादा रिगरस बना दिया आधार वाली चीज को, तो इससे भी एक समस्या। और दूसरा, आधार का जैसे अतुल ने कहा कि ये ऐसी प्रोसेस भी नहीं थी ना जिस देश में हर मिनट में कोई 40 बच्चे पैदा हो रहे हों और फिर उनका 15 साल के होने पे अपडेट करना जरूरी है, आइरिस और हाथ का, ये भी जरूरी है। तो इट्स ए वेरी बिजी डिपार्टमेंट। आधार ऐसा नहीं है कि एक बार बना के बैठा आदमी, बहुत बिजी बिजनेस है ये। और बायोमेट्रिक का बहुत इस तरह की कंप्लेंट उससे भी आई थी। मैं राजस्थान के गांव के पढ़ रहा था कि कॉर्निया होने की वजह से, मोतियाबिंद की वजह से आपके रेटिना का चेंज हो जाता है, तो वो रीड नहीं कर रहा था, वो बदल गया, तो उसमें विधवाओं को पेंशन और राशन नहीं मिल पा रहा था। तो आधे से ज्यादा आपकी सब्सिडी बेस्ड जो स्कीम है, जो सबसे हाशिए के लोग जिनके लिए ये सारी सबसे महत्वपूर्ण बताई गई, उन्हीं को वो रीड करने में फेल हो जाता है। वेलफेयर स्कीम हो, चाहे एयर फ्लाइट का टिकट बुक कराना हो, हर जगह आपको। सबसे बड़ी बात जो उमेश ने बोली है ना कि बीआरओ किस ढंग से फॉर्म ले रहे हैं, वो खुद ही भर रहे हैं, खुद ही लेके भर दे रहा है, फोटो लेने कह रहे जाओ, वो पूछ भी नहीं रहे कि वो जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी ये प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमीशन इस गैप को, आप देखिए कि हमारी जो सुविधा की स्टोरी थी पहली वाली, उसमें भी बीएलओ ने यही कहा कि मैं गया लेके कोई घर एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैंने बहुत सारे डंप कर दिए। अब आप एडिशन डिलीशन इस तरह से करते, वो एग्जिस्ट कर रहा है आपकी इलेक्टोरल लिस्ट में, मतदाता सूची में, लेकिन बीएलओ की इतनी लिमिटेशन, ये जो गैप्स हैं वो जो खोलते हैं दरवाजा गड़बड़ियों के, उसको इलेक्शन कमीशन गैप फिल नहीं कर पा रहा, उसको प्लग इन नहीं कर रहा है। कैसे हुई ये समझ में नहीं। और ये इंटेंसिव है, इंटेंसिव नहीं है, वो ऐसा ही है। तो स्पेशली अभी मैं क्या बोल रहा था, स्पेशली इनसिंसियर एक्सरसाइज है, इनसेंसिटिव तो इनसिंसियर भी है। और देखिए वोटर में फोटो की महत्व नहीं है, फोटो से ही तो पहचानता है बूथ पे आदमी। उमेश कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आखिर आपका कमेंट। एक पॉइंट मैं रखना चाहता हूं जो बहुत दिलचस्प है कि अभी चूंकि इनोमिनेशन फॉर्म जब बीएलओ जमा लेता है, तो एक ये है कि भाई आप रिसिप्ट भी लें, क्योंकि आज जो एक विज्ञापन के तौर पर जो पम्फलेट इलेक्शन कमीशन बांट रहा था पटना में, उसमें लिखा हुआ है कि आप फॉर्म अगर जमा कर रहे हैं तो उसका रसीद भी लें, मतलब रिसिप्ट लें आप।
नीचे में, बट कोई भी BLO रिसिप्ट नहीं दे रहा है। वो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ, 2 फॉर्म मिल रहा है, एक फॉर्म में भर के जमा ले रहा है, एक खाली फॉर्म वापस लौटा दे रहा है। वही रिसिप्ट होना चाहिए था कि दोनों फॉर्म भरिए और एक पे वो BLO साइन करेगा कि हमने रिसीव कर लिया, रिसीविंग करके देगा। पर BLO क्या कर रहा है, एक ही फॉर्म भर रहा है जो जमा करना है, दूसरा फॉर्म वैसे ही बिना भरे लौटा देता है कि ये आप बताइए। ये यानी 16 करोड़ छपवाने पड़ेंगे। इट इज जस्ट लाइक एग्रीमेंट कि एक कॉपी आपके पास एक मेरे पास, पर साइन नहीं करा उसमें, बिल्कुल खाली लौटा के। कुछ साइन नहीं, कुछ नहीं, खाली है तो क्या ही साइन करेगा वो, ऐसे ही पकड़ा दे रहा है, रखो यार इसको तुम। तो जाने से पहले उमेश आप अपना रिकमेंडेशन दे दीजिए। जी, रिकमेंडेशन मेरा ये होगा, अभी मैं राइटर का नाम बोल रहा हूँ, हिरोशिमा के ऊपर एक किताब है। उसमें उन्होंने जो सर्वाइवर थे, 5-6 सर्वाइवर हैं, उनका पूरा एक रिपोर्टाज बना के एक हिरोशिमा पे एक किताब लिखी है। मैं राइटर का नाम अभी भूल रहा हूँ, वो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। ठीक है, आप राइटर का आप बता भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भेज दूंगा। थैंक यू जुड़ने के लिए। थैंक यू। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़े उससे पहले हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के पत्र हैं, उसको हम जरूर शामिल करना चाहेंगे। शिवेंद्र और उज्जवल के 2 पत्र हैं। शार्दुल, आप उनको पढ़ें। जी अतुल, तो पहला शिवेंद्र का पत्र है। वो लिखते हैं, बिग फैन ऑफ योर वर्क एंड सॉरी फॉर टाइपिंग इन इंग्लिश, मदर टंग हिंदी है। आई वॉन्ट टू ब्रिंग समथिंग विद योर टीम टू ओपन डिस्कशन एंड रिपोर्टिंग. So the planned temple demolition in Vrindavan for a new corridor echoes the troubling pattern of the Baba Vishwanath corridor project in Varanasi, where over 200 temples and historic homes were destroyed in development's name. As a Varanasi native, I witnessed this loss firsthand. Despite these efforts, crowd control remains poor and locals suffer. These projects seem focused on VIP convenience over public good. Vrindavan's sacred heritage now faces similar risks, threatened by superficial development rather than true progress. I urge you to critically explore this issue and start dialogue with heritage experts, planners, and locals. I can also recommend experienced journalists from Varanasi to add valuable perspectives. तो ये जो मुद्दा है शिवेंद्र, बहुत वाजिब मुद्दा है। हमने कई बार इस पर बात भी की है। बनारस का जब चल रहा था सारा मसला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का, तब भी ये सारी बातें हुई थी और किस तरह का इस समय भी ये वृंदावन कॉरिडोर को लेकर बातचीत तो चली रही है, काफ़ी तरह से आवाज़ें उठ रही हैं, पर इस पर एक वेल इन्फॉर्म्ड बातचीत करें, इस मतलब आइडिया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सरकारें तो अपना काम अपनी गति से करती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा किसी को फ़र्क पड़ता है नहीं, ये तो देखने बात की बात है। जी हाँ, अगला पत्र उज्जवल का है। उज्जवल लिखते हैं, अतुल जी नमस्कार, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस बार जब बिहार इलेक्शन कवर करने आएँ तो हाजीपुर ज़रूर आएँ। पटना से मात्र 15 किलोमीटर स्थित इस पेरिस शहर को देखने ज़रूर आएँ। टाउन के अंदर, अच्छा वो कटाक्ष में लिख रहे हैं सार्कास्टिक, टाउन के अंदर कोई सड़क नहीं है, गड्ढा और सड़क दोनों बराबर हैं, न कोई स्वास्थ्य न शिक्षा, और ऐसा पिछले कई सालों से चला आ रहा है। आप ये जान के पगला जाएंगे कि पिछले 3 दिन से इस शहर में बिजली नहीं है, क्योंकि मुहर्रम की वजह से बिजली नहीं दे रहे। सोचो ऐसा कहाँ होता है। बिहार की राजधानी से 15 किलोमीटर दूर का एक छोटा सा शहर इनसे नहीं संभल रहा। यहाँ के सांसद को फोटो ऑप से फुर्सत नहीं। आई थिंक चिराग पासवान है हाजीपुर के। इस राज्य में इस राज्य में देख लेते हैं कौन है इनका। जी सॉरी, हाजीपुर से MP वही है, चिराग पासवान ही। अच्छा, इस राज्य में हर कुछ साल में प्रधानमंत्री जी आकर कुछ वादे बेच के चले जाते हैं। लोग उन वादों को सुन के नाचने लगते हैं। वादा पूरा नहीं हुआ, उनको कोई लेना देना नहीं, अगली बार आके कुछ नया शिगुफा छोड़ देते हैं। यहाँ के लोगों को जाति और धर्म करने से फुर्सत नहीं मिलती। तो इसमें कोई ऐसा हम लोग के लिए सवाल तो उस तरह का है नहीं, और ये समस्या है, पर हाँ मैं कोशिश करूंगा कि जब हम इलेक्शन कवर करने अगर जाएं तो एक बार वहाँ पे। और कोई याद है ये समस्या जो रामविलास पासवान है, ये यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत के पहले बार उन्होंने लोकसभा का रिकॉर्ड बनाया था। और ये समस्या सारी हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की है। एक लेवल पर इतनी बुरी स्थिति नहीं। अमेठी में भी ये प्रॉब्लम थी, गांधी परिवार के पास होने के बावजूद। आपने न्यूज लॉन्ड्री में स्टोरी करवाई थी एक बार गुना से, कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें गरीबी दूंगा, वो राइट, इनका सिंधिया का। इसी तरह से मैं अभी न्यूज लॉन्ड्री के लिए जो इलेक्शन कवर करने लोकसभा गया था, तो उस वक्त जो वहाँ के सांसद हैं
जो 9 बार से 8 बार वहां से जीत के आए, करिया मुंडा, तो उनकी लोकसभा सीट का भी वही हाल था। मैं वहां गया था, इतना बुरा हाल था। नहीं, उसमें आप 8-9 बार जीते हैं, जैसे पासवान जी इतनी बार जीते हैं, सिंधिया साहब इतनी बार जीते हैं, तो इस तरह की स्थितियां, तो ये करते क्या है लोग, समझ में नहीं आता। ये दे टेक वोटर फॉर ग्रांटेड। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये नेता, जो बड़े नेता खास कर रहे हैं, जो बड़ी हाई प्रोफाइल है, ये बहुत फॉर ग्रांटेड वोटरों को लेते हैं। ठीक है, ये तो जिताएंगे ही जिताएंगे। कोटी विधानसभा है करिया मुंडा की, नहीं लोकसभा, सॉरी कोटी लोकसभा। ओके, तो हम कोशिश करेंगे इस पर उज्जवल की, अगर हम जाएंगे वहाँ तो हाजीपुर का दौरा एक बार करके, और वहाँ पर कुछ अगर हमसे होगा, अगर हमारे इलेक्शन शो के दौरान, तो विल कवर इट। तो ये 2 पत्र थे हमारे सब्सक्राइबर्स के। अब हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला विषय है जो कि राजनीति में जो फिल्म अभिनेता सवाल होंगे, तो हाँ, ऑफ कोर्स शत्रुघ्न सिन्हा सबसे बड़े उदाहरण। तो नेता और अभिनेता दोनों से जुड़ा मसला है। अभी कुछ दिन पहले, मतलब इस पूरे पिछले हफ्ते में ही चर्चा रही कि फिर से स्मृति ईरानी सास भी कभी बहू के सीरियल के जरिए वापसी कर रही हैं स्मॉल स्क्रीन पर, और उनका जो अभिनय का जो करियर था वो फिर से शुरू हो रहा है। तो ये एक नॉर्मल तरीके से जो देखी गई, जो न्यूज़ साइकिल जिसको हम फॉलो करते हैं, तो एक बड़ी साधारण सी और एक आम सी बात लगी कि ठीक है, उनका पुराना पेशा था, उसको फिर से रिवाइव कर रही हैं। लेकिन स्मृति ईरानी का जो कद था, जिस तरह से उनकी जो पिछले 10-12 साल का खासकर जो करियर का हिस्सा रहा, वो काफ़ी चमत्कारिक रहा था। वो सबसे लोकसभा में किसी सदन की सदस्य नहीं थे, लोकसभा का चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो कैबिनेट मिनिस्टर बनी। तो पहली बार में, तो जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब, तो उनका जो कद था, उनका जो राजनीतिक चढ़ाव था, वो बहुत ही एक्सेप्शनल था। और ऐसा होता रहता, बहुत सारे लोगों के ऐसे एक्सेप्शनल उतार चढ़ाव राजनीति में हुए। तो स्मृति ईरानी उस लिहाज से सबकी नज़रों में आई थी, एक बहुत ताकतवर बनकर नेता। और फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हुई, उनमें बहुत सारे विवाद भी हुए। उनमें उनके परिवार का जो गोवा में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ, खुद उनके अपने बयानों से जो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई हैं। फिर हमने देखा कि उनके साइज़ को कट किया गया और उनको कम अहमियत वाले मंत्रालय में भेजा गया, और फिर वो चुनाव हार गई 2019 का। और जो 2024 का ये चुनाव हारने के बाद उनको पूरी तरह से राजनीति से साइड कर दिया गया, सक्रिय मतलब किसी जिम्मेदारी, पद की जिम्मेदारी से साइड कर दिया गया। और फिर हम पाते हैं कि वो वापस मुंबई चली गई हैं। तो इसको देखने का नज़रिया, क्योंकि सिनेमा से बहुत सारे लोग आए हैं फिल्मों में, और हम लेकिन बहुत कम लोगों के बारे में ये कह सकते हैं। सबसे एकमात्र बड़ा उदाहरण जो मुझे लगता है कि जिसने वास्तव में कुछ किया और जिसका वास्तव में उस तरह का कोई राजनीति में कद बना, वो सुनील दत्त थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे और लंबे समय तक राजनीति करते रहे, सक्सेसफुल बने रहे। साउथ में काफी, साउथ में बहुत है। सुनील दत्त भी और विनोद खन्ना भी। विनोद खन्ना भी कभी कैबिनेट में नहीं रहे, उन्होंने उस तरह की उनका राजनीतिक को कभी वो हारे नहीं। नहीं, पर वो कभी राजनीतिक गुरदासपुर में से लड़े थे, तो गुरदासपुर से उनके बारे में खबरें भी ठीक नहीं आती थी कि वो कभी जाते ही नहीं थे। धर्मेंद्र के बारे में हम ये कह सकते हैं, सनी देओल के बारे में हम ये कह सकते हैं। जीतना पैमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेदारी आपने जो कितनी उठाई, अगर तो वो जिम्मेदारी, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा को वो स्वास्थ्य मंत्री बनाया था, और मुझे मालूम है कि बड़ी कड़वाहट में, जहाज रानी में बहुत कड़वाहट वाली स्थितियों में उनकी इतनी विकट हालत थी कि उनकी कोई तैयारी नहीं होती थी, क्वेश्चन आवर में वो जवाब नहीं दे पाते थे, जो कि कोई प्रिपरेशन नहीं होती थी। फिर उनको हटाना पड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय से, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। तो ये सारी स्थितियां थी। नेताओं का बड़ा वो होता है। क्या स्मृति ईरानी के नजरिए से हम ये इस चीज को देखें, आजकल कंगना रनौत के बारे में भी बड़ी चर्चा है। कंगना रनौत को भी लोगों ने एक टाइम पे बहुत चढ़ाकर और उनकी प्रतिभा को और उनके टैलेंट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, लेकिन राजनीति एकदम दूसरा बॉल गेम है। और जब लोग राजनीति पे कमेंट करते हैं, वो लोग राजनीति में आकर कैसे राजनीति करती है, इसमें बड़ा अंतर होता है। इस अंतर को समझने की जरूरत है यहाँ पर, स्मृति ईरानी के जरिए या कंगना के जरिए या शत्रुघ्न सिन्हा के जरिए या किसी और भी फिल्म अभिनेता के जरिए। तो जब आपने इनका स्मृति ईरानी का जिक्र किया, तो मैं बताना चाहता हूँ 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो न केवल उन्हें हारने के बावजूद कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, जिसमें एक पर्सनल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व थी नरेंद्र मोदी साहब की और सुषमा जी की, सुषमा स्वराज की, और उनके बरक्स लाके उनको बिठा दिया गया कैबिनेट में। तो
वो तो एक बात थी, लेकिन उन्हें मिनिस्ट्री जो दी गई वो एक आश्चर्यजनक बात थी कि MHRD मिनिस्ट्री दी गई, और MHRD मिनिस्ट्री के अंदर ही कई मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं। हाँ। जैसे न केवल वो प्राइमरी एजुकेशन देखती है, सेकेंडरी एजुकेशन देखती है, हायर एजुकेशन देखती है, यूनिवर्सिटीज, IIT, IIM, ये सारी चीज़, मतलब इट्स ह्यूज मिनिस्ट्री। क्योंकि मैंने इसे कुछ वक्त तक कवर किया है, तो इसको आप मतलब और जो जुड़ी हुई भी है बाल विकास मंत्रालय से, जैसे जुड़ी हुई है, जैसे कई मिनिस्ट्री आपस में इंटरलिंक्ड है ना, कि अगर आप हेल्थ मिनिस्ट्री हैं तो 4 और मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा रहना जरूरी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद जैसा अतुल ने कहा कि उनका जो मयार था, जब आपने कहा ना उसका उन्हें कम, मुझे याद नहीं आता कि कौन सी मिनिस्ट्री थी। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। नहीं, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इज द सेकंड बिगेस्ट दूसरी बार एम्प्लॉयमेंट गिवर। हाँ। नहीं, वो कोई छोटी मिनिस्ट्री नहीं है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, मतलब इतनी हाई फाई ऐसी नहीं है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। तो ये भी नहीं था कि उनको इस तरह से किया गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अभी हमें ये सोचना होगा कि जिन लोगों ने राजनीति में आए हैं फिल्म जगत से खास तौर से और वापस गए हैं, वो नामों में अमिताभ बच्चन तो इस तरह से गए कि एक रिजेक्शन मान लीजिए, उनको रास नहीं आई राजनीति और पूरा भी उन्होंने किया, जनता ने भी नकार दिया था। हाँ, अनिल अंबानी, उनको भी समझ में नहीं आया कि पॉलिटिक्स क्या करनी है, वापस अपने बिजनेस में चले गए और अपना बिजनेस, जैसे उन्होंने कहा कि अपना भी ठीक है। राजेश खन्ना का एक नाम है जिन्होंने चुपचाप जाके अपना काम किया। गोविंदा, ये और राजेश खन्ना और गोविंदा तो लोकसभा से जीत के आए, लोकसभा जीते थे, है ना। अमिताभ बच्चन भी लोकसभा से आए हैं, तो ये ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इस तरह से सुनील दत्त, तो इन लोगों का है। तो ये एक अच्छी बात है कि लोग अपनी वापस जिस जगह से आए हैं वहां जा रहे हैं। और स्मृति ईरानी को मैं बड़े बुद्धिमान राजनीतिज्ञों में रखता हूँ, क्योंकि अरे बहुत ही अनप्रिपेयर्ड ऐसे बड़े बड़े एडिटर्स थे जिनको इन्होंने बहुत लेग पुलिंग की। हाँ। तो मैंने कई बार उनसे कहा कि ये स्मृति ईरानी की ब्राइट होना नहीं है, ये आप लोगों की जो तैयारी कम करके उनसे बात करने जाना। और कई पत्रकार तो सोचते रहते थे कि अगर नरेंद्र मोदी के साथ एक्सेस लेना है तो स्मृति ईरानी का उनके साथ बहुत अच्छा है, तो इस वजह से ऐसा हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, इसको इतना सीरियसली लिया जा रहा है, जबकि ऐसा है कि दुनिया के कई देशों में पॉलिटिशियंस आर नॉट टेकन सो सीरियसली। उसके बाद वो अपने जैसे चल रहे हैं वैसे चलते हैं रिटायर होने के बाद, लेकिन उनको माना। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है जो अतुल ने मेन बात की, इसमें पॉलिटिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्मृति ईरानी के लिए, जिनको ये कहा गया कि वो अमेठी में घर ले लिया है और राहुल गांधी को करेंगी, उनको टोटली साइडलाइन किया गया। और आज फेसबुक में कोई हमारे चंद्रशेखर करकेती हैं, वो RTI एक्टिविस्ट, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी थी। उन्होंने कहा था बीजेपी के पास बहुत अच्छा मौका था प्रैक्टिस कि वो एक विमेन प्रेसिडेंट बना सकते थे इस समय। मुझे बहुत बढ़िया मौका, जिस मौके की आप बात कर रहे हो, वो तो सुषमा स्वराज के साथ भी मेरा मानना है बीजेपी ने गवाया। वो तो सुषमा स्वराज भी हो सकती है। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में कोई भी पॉलिटिशियन का एक्लिप्स नहीं होता, ठीक है। वो आदमी पूरा नीचे तक आ जाता है, फिर उसके बाद जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। पॉलिटिशियन नेवर रिटायर, दे डाई। और ये जो अभी हुआ है, स्मृति ईरानी अभी ऐसे वापस गई हैं, ठीक है। अभी उनको पॉलिटिकल रोल की क्लैरिटी इस समय उनको भी नहीं मिल रही, और पार्टी को भी हो सकता है नहीं मिल रही हो, क्योंकि वो हार गई थी और उसके बाद शायद नहीं मिल रही हो। और अभी फॉर द टाइम बिंग, और ऐसे मौके पे क्या होता है कि वो शांत रह के आप अगर वापस जाके अब एक दो यूनियन मिनिस्ट्रीज को हैंडल करने वाली पॉलिटिशियन अभिनेता बन के वापस आ रही हैं, हो सकता है इसी से दोबारा राइज, मतलब कि अब यहाँ तो खैर हो गई, रास्ता खुल जाए। तो पॉलिटिशियंस कभी एक्लिप्स नहीं होते, ये वापस आते हैं, बाउंस बैक करते हैं। तो यू कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। शार्दुल, मैं हंस इसलिए रहा था जब अतुल ने बात शुरू की, जब क्योंकि सास भी कभी शुरू थी, जब शुरू हुआ था तो पहले महीने में मैंने टीवी देखना छोड़ दिया था, तब से मैंने टीवी देखना छोड़ा हुआ तो और अब ये वापस आ रही है, तो मैं कुछ बातें बताऊंगा जिसमें जिन लोगों को मैं बचपन से जानता हूँ संघ सर्कल में। तो जब MHRD मिली थी, और जिसने भी MHRD के जैसे हृदय ने बताया, तो वहाँ से बहुत खबरें आती थी। स्मृति ईरानी का स्वभाव बहुत कड़वाहट भरा है, और अगर आप देखिए, आप राजनीतिक रूप से और विचारधारा के रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन भाजपा में, और खासतौर से जब आपको MHRD में काम करना है, जो संस्कार भारती विद्या भारती के साथ आपका करना पड़ेगा, क्योंकि आप बीजेपी की से है, तो संघ सर्कल के वो लोग आएंगे, वहां सम्मान देना बड़ा जरूरी है। आपको तमीज से बात करना आना चाहिए। और स्मृति ईरानी के बारे में ये कहती थी हमेशा कि बहुत हुआ सम्मान,
और स्मृति ईरानी के बारे में मशहूर हो गया था कि वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। इनफैक्ट मुझे याद नहीं किसकी रिपोर्ट थी, क्योंकि काफी साल पर 10 साल से करीब बात हो गई कि MHRD में जब वो मीटिंग लेनी थी तो बहुत ही मतलब पढ़े लिखे प्रोफेसर्स और डीन से, और वो उनसे इतने भद्दे तरीके से बात कर रही थी कि लोग बुरा मान गए थे। और स्मृति ईरानी की मतलब अंदर से मैं जानता हूँ संस्कार भारती के लोगों ने मुझसे कहा कि भाई इस महिला से हमें बात करना पसंद नहीं है, ये बहुत ही एरोगेंट है, भद्दे तरीके से बात करते। और स्मृति ईरानी का स्वभाव ही आपको दिखेगा, जो प्रवक्ता के रूप में उन्हें फायदा दे रहा था। देखिए अभिनेता और राजनेता का स्किल सेट अलग अलग है, खासतौर से जब आप सत्ता में हैं। आप प्रवक्ता के रूप पे कटाक्ष मार सकते हैं, लेकिन आप सत्ता में लोगों पे कटाक्ष मारेंगे, भाई दो ही तरीके से आपका कद ऊपर होगा ना, या तो आप दूसरों को नीचा दिखा सकते हैं या आप सम्मान दे सकते हैं। स्मृति ईरानी का स्वभाव ये मशहूर है कि वो बहुत ही सटीक, मतलब बहुत ही कटाक्ष चुभने वाले तरीके से बात करती थी, व्यक्तिगत सर्कल में भी, केवल कैमरे पे ही नहीं। एक चीज जो मुझे हंसी आई कि अभिनेता सर्कल्स में मोदी जी के यही दो थे, एक ये और एक विवेक ओबरॉय। ओ अभी तो ये भी खबर आई थी, विवेक ओबरॉय भी इंडिया छोड़ के चले गए, वो मोदी जी की एक्टिंग कर रहे थे, बड़ा उन्हें भक्त बता रहे थे। उन्हें दुबई की नागरिकता ले ली, और नागरिकता ले ली, हाँ वो दुबई चले गए। और स्मृति ईरानी वापस गई हैं टीवी पर, और मैं ऑफुल एनासोम में था राजश्री के साथ, तो तब उसके बाद मुझे पता, तब उससे पहले मुझे पता नहीं था ये वापस आ रही हैं। तो जो रूमर सर्कल होता है ना इस तरह की इंडस्ट्री का, उसमें था कि उनके कॉन्ट्रैक्ट भी जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे ना लोग, उससे कम ही है, काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्होंने मिल रहे पर एपिसोड पर। ये आपको बताता है। और 2019 में आपने जिक्र किया था, 2019 तो उनका चरम था, 2019 तो जीता ही था। हाँ उन्होंने लोकसभा जीती थी राहुल गांधी को। लोग कह रहे थे इनका तो राजनीतिक भविष्य बहुत बड़ा है, लेकिन ये उन्हें भाजपा में भी इस बात का नुकसान हुआ है, क्योंकि वो उस जमीन पर काम करने की प्रवृत्ति से चुपचाप से नहीं आती। भाजपा में आप आगे दिखते हो, लेकिन जो ग्राउंड वर्कर है भाजपा का, वो इस तरह के संगठनों से जुड़ा हुआ है, और उसकी आप जब ज्यादा लोगों की बेइज्जती कर देंगे तो फिर वो आपका काम नहीं करेंगे, जो इन लोकसभा चुनावों में दिखा था। एक बात साउथ में रमन सर, एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन सब बातों को सुनने के बाद वो एक, लेकिन ये भी देना होगा कि इसी वजह से वो एक पॉलिटिशियन थी जिनकी बहुत ट्रोलिंग की, और बड़े बड़े पत्रकार जो है उन्होंने एक बार कहा भी था इस बारे में कि वो उन पर जब कमेंट करते थे वो पत्रकार की तरह नहीं करते थे, ट्रोल की तरह करते थे। हाँ। तो कुछ पत्रकार जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं सोशल मीडिया में और हर चीज़ में, आप तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन जो बिजी हैं हर वक्त में, उनका मैंने टिप्पणियों का स्तर देखा। तो ये जो आप कड़वाहट का जिक्र कर रहे हैं, एक बार किसी ने बताया था मुझे, उनके करीबी अधिकारी ने, कि इट ऑल्सो स्टेम्स फ्रॉम दैट काइंड ऑफ मिसोजिनी जो उनके खिलाफ थी। अब इस बात को आप देखिए, सार्वजनिक जीवन में मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, सार्वजनिक जीवन में आप अगर इस चीज को तर्क बनाएंगे तो फिर नरेंद्र मोदी का पत्रकारों से जो कड़वाहट है या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है, उनको नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, वो कहाँ से फिर गड़बड़ है। रमन सर, मैं साउथ के कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा इसको समझना चाह रहा हूँ कि साउथ में उसकी, हम अगर हिंदी और बॉलीवुड और नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स से फर्क देखें तो साउथ में जो फिल्म कलाकार हुए या फिल्म अभिनेता, उन्होंने बहुत बड़ी सफलता है। दे बिकम अ स्टेट्समैन, लाइक मतलब करुणानिधि से लेके और एक के बाद एक एनटी रामाराव समान, उस तरह के उदाहरण यहाँ पर देखते। तो वो क्या चीज है ऐसा, मतलब कि एक फंडामेंटली जैसे कुछ चेंज अलग है साउथ के और नॉर्थ की पॉलिटिक्स में नेताओं को लेकर? पे अगर एक ऐसा मोमेंट आया था नॉर्थ में कि कोई एनटी रामाराव या कोई दैट वुमन जयललिता ये सब थे, तो ऐसा मोमेंट तब आया था जब अमिताभ बच्चन कॉन्टेस्ट किया था इलाहाबाद से। लेकिन वो 2 साल के अंदर ही मेरे ख्याल से 2 साल, हाँ 2 साल के बाद ही उन्होंने ही गेव अप। तो एक वही उसी समय एक मोमेंट ऐसा लगता था। बाकी तो आए गए, राजेश खन्ना ऑल्सो, आई थिंक वो उसके एलके आडवाणी के अगेंस्ट लड़े थे, और एक बराबर वोट आई थी क्या, फिर रिकाउंट हुआ था, 1 वोट से शायद जीता था वो, बहुत नहीं, मतलब कि लेस देन 10 ऐसा कुछ था, क्योंकि मुझे पता है कि रिकाउंट हुआ था, वो रिपोर्टर हुआ करते थे वो उन दिनों रिकाउंट में हमको 3-3 दिन बैठते थे, जैसे तैसे तो आडवाणी जीते थे। ये मैं रिटायरमेंट या स्मृति ईरानी की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे हटके ये हम सबको एक बड़ा अच्छा दृश्य है कि राजनीतिज्ञ अगर अपनी पर्सनल लाइफ के प्रोफेशन को बड़ी सीरियसली करता है, जैसे मनोज झा, मैंने उनको देखा कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, राइट। राजीव प्रताप रूडी, ही इज एक्टिव पायलट, है ना।
तो इससे थोड़ा सा लगता है ना कि आदमी जो इस जगह से आया है उस पेशे के प्रति उसका सम्मान है, और आई थिंक ये उसको बेटर पॉलिटिशियन भी बनाता होगा, क्योंकि वो उतने लोगों के, उस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को तो समझता है ना। तो मतलब 2 नाम मेरे ध्यान में आए, ऑफ कोर्स वहाँ बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग होंगे ऐसा जो कि साथ में अपने काम को बिजनेसमैन। 2 छोटी-छोटी बातें हैं। पहली तो मैं वो डिस्टिंक्ट करना चाहूंगा, देखो मिसोजिनी वाले कमेंट्स की बात नहीं कर रहा था। स्मृति ईरानी का वो उनसे बिल्कुल एंटी रहना और अपने करियर चॉइस के लिए और राजनीति में आने को बिल्कुल डिफेंड करना सही है। उन पर जो टिप्पणियां की थी वो बिल्कुल गलत थी, जो उस तरह से की जाती थी मिसोजिनी के, वो टीवी से आई हैं और इस वजह से वो उनका कुछ राजनीति में कद कम नहीं। मैं बात कर रहा हूँ जो आप एक राजनीतिज्ञ का प्राइमरी काम होता है लोगों से डील करना, और लोग आपके पास काम के लिए आते हैं क्योंकि आपके पास सत्ता है, आप उसका काम करवा सकते हो। और उन लोगों से जो आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कद में और ताकत में नीचा है, उनसे अभद्रता से पेश आना आपकी राजनीतिक पूंजी को कम करता है। जो आपका साउथ इंडिया में सवाल था, देखिए साउथ इंडिया में भी वही एक्टर राजनेता के रूप में सफल हुए जिनको राजनीति करनी आती थी। साउथ इंडिया का स्किल सेट तो हो गई राजनीति का, सॉरी, साउथ इंडिया में सबसे बड़े स्टार रजनीकांत हैं, इसमें कोई नहीं। रजनीकांत राजनीति में सफल नहीं हो पाए, में हिम्मत ही नहीं जुटा पाए आने की फुल वो इसीलिए नहीं क्योंकि उनके पास वो स्किल सेट नहीं है। अमिताभ बच्चन और नॉर्थ इंडिया में ज्यादा इसलिए नहीं सफल हो पाते, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसका कोई हिस्टोरिकल या स्टैटिस्टिकल या कोई रिसर्च प्रूफ नहीं है। There is no quantification. विंध्याचल के इस तरफ यहाँ सत्ता परिवर्तन बहुत ज्यादा हुआ आक्रमणकारियों, तो यहाँ हिस्टोरिकल मेमोरी आप देखिए, नॉर्थ इंडियंस ज्यादा किसी को सर पे नहीं चढ़ने देते इन सारे स्टेट में। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, वहां भी फट से उतार देते हैं। मेरा इसमें थोड़ा सा दूसरा टेक, मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडियन साउथ के मुकाबले पॉलिटिकल क्लास को लेकर बहुत सिनिकल है। हाँ, और वो पॉलिटिशियन को इन जनरल जो एन मास है, जो मेन पॉपुलेशन है, उसके अंदर पॉलिटिशियन को लेकर एक सिनिकल अप्रोच है, एटीट्यूड है। किसी को ज्यादा ताकत दिखती है जैसे तो यहाँ पर एक जनरल कमेंट के तौर पर आपको सुनने को मिलेगा कि नेता तो चोर होते हैं। हाँ। ये बहुत जनरल कमेंट होता है, तो एक जो रिस्पेक्ट का वो है, वो लेवल बहुत नीचे रहता है हमेशा, खासकर पॉलिटिशियन। वो रहना भी चाहिए। तो ये एक मतलब वजह हो सकती है शायद, लेकिन ये वजह है यहाँ पे नेताओं के नहीं सफल होंगी ये नहीं कह सकता मैं। हमारी चर्चा का ये आखिरी हिस्सा था और अब हम चर्चा को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले रिकमेंडेशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो मैं चाहूँगा शार्दुल, सबसे पहले आप अपना रिकमेंडेशन दीजिए। तो मेरे इस हफ्ते 2 रिकमेंडेशन है। पहला तो न्यूज़ लॉन्ड्री पर एक रिपोर्ट है अर्बन कंपनी को लेके, और वो बहुत अच्छी रिपोर्ट है। और आप देखिए कि हिंदुस्तान में जिसे जो मौका मिल रहा है वो दूसरे को कुचल के बिल्कुल फ़ायदा बना ले रहा है। और मुझे खासतौर से पर्सनली ये बात बहुत चिढ़ती है कि आप देखिए, आपका किसी से अच्छी पटती हो या ना पटती हो, लेकिन आप कम से कम जैसे सिविल बिहेवियर कहते हैं ना, वो जरूर होना चाहिए। इसमें था कि रेजिडेंट्स अपने लिफ्ट में भी नहीं चढ़ने देते, महिलाएं 25-25 किलो 20-20 किलो के बैग उठा के ऊपर जा रही हैं, महिलाओं के नाम पे बुक हो रहा है और वो पुरुष फिर मसाज करवा रहे हैं पेडिक्योर, और उन्हें अर्बन कंपनी कोई मदद नहीं करती अपने। और कहने को वो कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन भारत का लेबर लॉ, मुझे ये बात पता नहीं थी, रिपोर्ट से ही पता चली कि अगर आपका रेगुलर काम मिल रहा है भले ही एज ए कॉन्ट्रैक्टर, तो फिर आप एम्प्लॉय ही गिने जाएंगे भारत के कानून के हिसाब से। तो पढ़िए, और मैंने तो डिसाइड कर लिया मैं अर्बन कंपनी की सेवाएं अब नहीं लूंगा बिल्कुल भी। बहुत सही। लेकिन ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है। नहीं, अब इतना ज्यादा अगर उन्हें परेशान कर रहा है तो ये चीज ठीक नहीं है। दूसरा, एक मैंने पहले भी सीरीज की थी तो रिकमेंड एनिमेशन वाली, ये भी ऐसी है और ये आज मैंने हफ्ते में भी रिकमेंड करी। इसका नाम है कैसलवेनिया। कैसलवेनिया गेम आधारित है, बहुत नेटफ्लिक्स पर आप पाएंगे। मैंने उसके सीजन नहीं देखे थे, आखिर के 2 तो मैंने पिछले हफ्ते देखे। कैसलवेनिया के बारे में आपको क्या बताऊं, इसमें आपकी सहानुभूति ड्रैकुला से होती है, क्योंकि उसकी शुरुआत का प्रेमाइस 15 मिनट ऐसे है कि इसमें ड्रैकुला कभी मरता तो है नहीं, तो वो एक साइंटिस्ट टाइप है, वो अकेला रहता है, उसे इंसानों से नफरत है क्योंकि इंसान बहुत क्रूर होते हैं, मिडिवल टाइम्स है। लेकिन उसे एक महिला मिलती है जो ओपन माइंडेड थी, खुले विचारों वाली, तो वो शादी करता है। वो उसे कन्विंस करती है कि सारे ड्रैकुला खून पीता है, हाँ वही वैम्पायर। तो और वो उसे कन्विंस करती है कि आप इंसान की तरह ट्रैवल कीजिए, लेकिन जब वो इंसान की तरह ट्रैवल कर रहा है तो चर्च उसकी बीवी को एक विच बता के जला देता है और फिर वो दुनिया पर तो आपकी सहानुभूति ड्रैकुला से, जबकि वो इंसानों को, दुनिया को तबाह कर रहा है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेल मेड सीरीज। अगर आपको सिनेमाटोग्राफी और राइटिंग की एफिशिएंसी पसंद है तो आप देखिए। रमन सर, आपका रिकमेंडेशन? एक तो मैंने बोला जैसे एसवाई कुरैशी का आर्टिकल इसके बारे में, बिहार के संदर्भ में उन्होंने जो जो बातें बताई, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें। इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, ये कल आई थी शायद।
और दूसरा एक डॉक्यूमेंट्री आई एम अली, मोहम्मद अली के ऊपर, जियो हॉटस्टार में है, अभी आई है, नहीं है? हाँ, ये पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने अभी देखी और काफ़ी अच्छी है। और ऑल्सो कि मोहम्मद अली अगर जीनियस था एक स्पोर्ट्स में, उसके अलावा एज ए पर्सन आपको दिखता है कि वो जो वहाँ के मूवमेंट्स के साथ जुड़ा था वहाँ पे। he was banned for not opposing America from Vietnam. हाँ। अरे he fought the battle, he lost his title, उसने prime year sport letter, उसको my बैन favorite कर athlete दिया of all time, बैन कर दिया था। yes, तो बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट्री उसके ऊपर आई है, उसमें उसकी बेटी बात कर रही है, उसका बेटा, क्योंकि काफी खेल अच्छा तो बहुत खिलाड़ी खेलते हैं, परंतु एक महान खिलाड़ी वो बनता है जब आप किसी वैल्यू पे पोजीशन लेते हैं, बिल्कुल आर्टिस्ट, और अपना सब कुछ स्टेक पे रखते हैं। तो मोहम्मद अली ने हमारे यहाँ देखिए कौन कितनी चीजें हो रही है, एक नहीं, और उसने वो तब किया, सिनेमा वाला ऐसा नहीं है कि वो रिटायर्ड रेलीगेटेड बॉक्सर था, ऑन हिज प्राइम उसने ये पोजीशन ली और उसके सजा उसने भुगती और उसके बाद वापस आके फिर अपना मयार जो है वो साबित किया। आयम अली करके बहुत अच्छी, और वो उस टाइम पे किया था। आई एम सॉरी, लाइक मोहम्मद अली इज माय फेवरेट एथलीट ऑफ ऑल टाइम। लाइक आप देखिए जब एमएलके के साथ मार्च चल रहा था वहां पे, जब वो सेग्रीगेशन वाली पॉलिसी थी उन्होंने तब किया था। और इनफैक्ट अफ्रीका में फिर फाइट हुई थी, रंबल इन द जंगल, जॉर्ज फोरमैन के साथ। ही वाज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। उसकी फाइट्स भी दिखाई हैं, सब कुछ यस। है। तो अब लगे हाथ देश, आप भी अपना नहीं, मेरे को याद आई आपसे, नहीं मैं इसलिए सोच रहा था कि मेरे को आज पता नहीं क्यों, अदरवाइज मैं थोड़ा सोच के आता हूँ, काफ़ी व्यस्त रहा पिछला वक्त, तो ऐसी कोई बहुत रीडिंग नहीं हुई है और जनरल रीडिंग है, मैं उसको देना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के, दोनों आर्टिकल हैं जो मैं कह रहा हूँ अभी। पहला आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर भूतपूर्व जो है एसवाई कुरैशी का जिक्र किया, एक भूतपूर्व इलेक्शन कमिश्नर लवासा साहब, अशोक लवासा जी का आज ही शुक्रवार को 11 जुलाई को उनका जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा है, उसमें उन्होंने बिहार के जो रिवीजन के बारे में एक अच्छा स्टैंड पॉइंट है, उससे पढ़ना ज़रूरी है। और दूसरा, इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार रितिका चोपड़ा ने इसी विषय पर, मुझे लगता है इस विषय पर हमने बहुत सारी रिकमेंडेशन कर दी है, तो उन्होंने एक एक्सप्लेनर दिया है फ्रंट पेज पे, जो है फ्रंट पे नहीं, अंदर है, अंदर है, अच्छा अंदर है। तो वह उस एक्सप्लेनर को इंटेंसिव रिवीजन के बारे में उन दोनों के लिंक शेयर करता हूँ, तो वो आप शामिल कर, बहुत अच्छा है वो भी। तो इतने खूबसूरत रिकमेंडेशंस के बाद कुछ खराब वाले हल्के फुल्के रिकमेंडेशन लेके जाइए। और मेरा रिकमेंडेशन है, एक फिल्म है, इस पे आई, अभी हाल ही में आई है अमेज़न प्राइम पे, पुणे मर्डर, क्राइम थ्रिलर। मुझे बड़ा मज़ा आता है कभी कभी देखने में, खासकर इंडियन वर्जन, मतलब विदेशी तो जो भी हैं, इंडियन वर्जन। जो वो दोनों भाई हैं, श्री राम वीरा, और वो उनकी जो फिल्में होती हैं बड़ी मज़ेदार लगती हैं मुझे। तो उसी तरह की है कुछ वो पुणे मर्डर। तो एक तो ये, और दूसरा एक फिल्म आई है वर्ल्ड वॉर 2, दूसरा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो जो जब कंसंट्रेशन कैंप से निकल के बहुत सारे यहूदी इधर उधर गए, तो उसमें ये इस पे हॉटस्टार पे है, जियो हॉटस्टार पे, इसका नाम है द ब्रूट लिस्ट। तो ये व्हाट अ मूवी, द ब्रूट लिस्ट तो बड़ी शानदार। इस बार ऑस्कर में 3 ऑस्कर शायद उसको मिले। मैंने हॉल पे देखी थी। कितने घंटे की? 1-1.5 घंटे, 1.5 घंटे से नहीं 1 घंटे की तो नहीं, 1.5 घंटे के से ज्यादा की, 2.25 2 घंटे, 2.25, हाँ ऐसे ही। बहुत अच्छी मूवी। तो अब मुझे ये नहीं मालूम था, नहीं तो मैं मिनट भी देख ही क्या था मुझे पता कह रहा हूँ। नहीं ये मैं तो छोटे, एक्चुअली मैं इसलिए जो जिस समस्या से आप गुजर रहे हैं मैं जानता हूँ ये कहाँ से सवाल आया है। सीरीज देखने में बहुत टाइम जाता है और पार्ट टू पार्ट, तो मैं खुद ही इस चीज से इतना उकता चुका हूँ कि मेरे उसमें अगर कोई हिस्ट्री में जाएगा तो 150 ऐसी सीरीज होंगी जो मैंने 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट देख के छोड़ दी होंगी। अब मैं फिल्में ही देखता हूँ जो कि 2 घंटे में खत्म हो जाए, 1.5 घंटे में। कई बार ऐसा लगता है रविंद्र सर कि मैं 1920 या 10 में जी रहा हूँ इस लिहाज से आज की पीढ़ी के, क्योंकि आप यकीन मानिए मैं बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता, कब मैं कोई नहीं देखता, हाँ कोई OTT प्लेटफॉर्म नहीं देखता, टीवी नहीं देखता, मुझे जब भी वक्त मिलता है आई जस्ट रीड बिकॉज दैट गिव्स मी, मुझे वो, मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, मूवीज देखता हूँ। डॉक्यूमेंट्री जैसे आपने नाम लिया ना, या अतुल ने जिस तरह की फिल्म बताई, या कभी कभी शार्दुल जो जिस तरह के देते हैं, आई रियली वांट टू वॉच दैट बिकॉज यू नो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो मतलब फिल्म और डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनरा। किताब तो आप लिख सकते हैं अपनी कल्पना से और वो भी बहुत पावरफुल चीज है, उन्हीं पे फिल्में बनती है, पर उसे उतारना,
उसमें बहुत इतना ही और आगे का आजकल घाट इतनी है। तकनीकी और इतनी ज्यादा चीजें उसमें शामिल हो गई हैं कि मैं तो सिनेमा फुटबॉल तो और टेनिस देखता हूँ आजकल, विंबलडन। वंडरफुल। मैंने इस हफ्ते 2 दी, मैं तीसरा जोड़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल। मुझे याद आ गया आपके उससे। हाँ। तो ब्रूटलिस्ट में एड्रियन ब्रोडी है, मुझे उससे याद आया। एड्रियन ब्रोडी को ऑस्कर मिला था द पियानिस्ट के लिए। पियानिस्ट, वो भी that is the बहुत also अच्छे the वो। वो wonderful भी movie। उसी पे, वो होलोकास्ट और द्वितीय विश्व युद्ध पे बनी हुई है, और बहुत वो मिला था बढ़िया। जब मैं स्कूल में हुआ करता था, मुझे बहुत साल पहले। द पियानिस्ट का मुझे क्लाइमेक्स नहीं भूलता है, आखिर वाला जी। सीन। सब कुछ शांत हो जाता है, उधर से रशियन टैंक्स आ रहे हैं, चारों तरफ मलबे के बीच में वो अचानक से रोड पे खड़ा है, और वो सर्द क्योंकि बहुत दिनों तक छुपा था, तो उस सर्दियों से बचने के लिए वो जर्मन वो पहने रहता है। सर्दी से बचने के लिए उस भयानक सर्दी में क्या करेगा, तो वो सरवाइव कर रहा है अकेले एक जगह छुप के। तो वो जर्मन ब्लेजर पहन लेता है उतार के, एक मरे हुए जर्मन सैनिक का। और जब वो आता है तो उसके सामने उसको दूर से देख रहा है रशियन टैंक, तो उसको लगा कि तो रशियन कोई जर्मन सैनिक खड़ा है। वो टान देता है, तो आई एम पॉलिश, आई एम पॉलिश, इतना जान दे के आखिरी लाइन, बस वही फिल्म खत्म होती है। एड्रियन ब्रोडी ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी वो उसमें। तो बहुत ही मार्मिक फिल्म है। तो तीसरा बहुत ही ग्रिम और थोड़ा सा मतलब सीरियस चीज है। ग्रिम का मतलब में सीरियसनेस से था। नहीं, it is तो grim। उससे मैं एक बहुत बढ़िया लव सॉन्ग है, अगर उसमें सबटाइटल नहीं होते तो मुझे अंग्रेजी कभी समझ में नहीं आती। दैट्स अ वंडरफुल लव सॉन्ग है, जिसका मैं लिंक दूंगा। हाँ। तो मैं सोचता हूँ कि वो जरूरी है, और मैं कम से कम उसे अपने ट्विटर पे भी उसे ट्वीट का। आप कितने बजे इसे पोस्ट करते हैं? करीब शनिवार को। कल आप 12 बजे के बाद होता है, तो 12 बजे के पहले तो मैं इसलिए लगाऊंगा कि लोग चाहे तो वहां पर भी आके उस लिंक को देखें, और यहाँ भी भेजूंगा। तो लिस्ट में डलवा देना इसको। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा? आशीष, अब यार अब अंग्रेजी के गाने की बोल थोड़ी बोल पाऊंगा। नहीं, टाइटल तो पता होगा ना। गाना बहुत सुंदर बैंड है, या बस टाइटल का नाम वो सब कल। तो ये हमारी आज की चर्चा थी। इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। हृदय, रमन सर, शार्दुल और उमेश, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा को सुने, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, क्योंकि विज्ञापन से जो आज़ाद पत्रकारिता होगी वही पत्रकारिता पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करेगी। इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।